हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। सो यहाँ पर हम बेटा, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में दिस द वन शॉट ऑफ एएस नंबर 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बहुत ही आसान सा आप लोगों के पास में ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एंड स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चन आपका 5 to 7 मार्क्स तक का आपके पास आ जाता है। एंड इवन इसका आपके पास रोल एमसीक्यू केस स्टडीज में भी आपके पास आ सकता है, ठीक है ना। हम इसको अपने पास बेटा कवर करने वाले हैं। और जो भी आप लोगों को सारे के नोट्स होंगे ना, वो आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, मैंने पहले वाले वन शॉट्स में बताया हुआ है। इसी वीडियो के नीचे बेटा आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा सी इंटर द्रोणा बैच का। वहां पर आप जाएंगे, फ्री बैच है, वहां पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, चाहे वो विद एनोटेटेड है, विदाउट एनोटेटेड है, अब आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं एक चीज बोलूँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है। कई बार क्या बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ हमने लेक्चर देख लिया उससे काम बन जाएगा, तो आंसर इज नो। आप लोगों को अपने एंड पे बेटा बहुत जरूरी है कि आप अपने एंड पे जरूर प्रैक्टिस करें। बिकॉज जब तक आप खुद अपने पास में खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। सो मेक इट श्योर एंड मेक मी प्रॉमिस कि आप अपने पास में इस वीडियो को देखने के बाद अपने खुद की सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस अपने एंड पे जरूर करेंगे। मैं यहाँ पर मैं आपको पूरे के पूरे सारे कॉन्सेप्ट साथ के साथ सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो आप लोग इसको अंत तक सुनेगा ताकि आपका पूरे का पूरा जो स्टैंडर्ड है ना, बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये स्टैंडर्ड जो आ रहा है ना बेटा, दैट इज एएस नंबर 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड आ रहा है। सबसे पहले बात होती है ये स्टैंडर्ड आपके पास किसको लागू होता है, क्या बताता है। तो बेटा इस स्टैंडर्ड का जो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव है, दैट इज ये अकाउंटिंग बताएगा किसकी, रेवेन्यू एंड कॉस्ट जो एसोसिएटेड होती है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से। तो बेसिकली मान लीजिए मैंने किसी ठेकेदार को बोला कि आप मेरे लिए बिल्डिंग बना दीजिए, बिल्डिंग बना दीजिए, ठीक है ना। कोई डैम बनवा रहा है, ब्रिज बनवा रहा है, रोड बना रहा है। तो अब एक हूं मैं पार्टी जो बिल्डिंग बनवा रहा है, डैम ब्रिज वगैरह बनवा रहा है, वो है ठेकेदार, दूसरा बंदे जो बना के दे रहा है। ये स्टैंडर्ड किसको लागू होगा, पहले तो ये दिमाग में उठा लीजिए। ये स्टैंडर्ड बेटा बताने जा रहा है अकाउंटिंग किसके लिए, ये बताने जा रहे हैं ठेकेदार के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जो अपने पास में किस तरीके से रेवेन्यू दिखाएगा, किस तरीके से कॉस्ट, किस तरीके से प्रॉफिट वगैरह निकालेगा। तो ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बताएगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज ठेकेदार। मतलब जो बना के दे रहा है, ना कि कॉन्ट्रैक्टी जिसके लिए बना रहा है, उस पर स्टैंड लागू नहीं होगा, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ, तो सर हमारे मन में एक सवाल आया पहले तो कि अगर मैं बिल्डिंग बनाने को कह रहा हूं, मान लो मैं बिल्डिंग के लिए, बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनवा रहा हूं अपने, और ये स्टैंड ठेकेदार को लागू हो रहा है जो मेरे लिए बिल्डिंग बना के दे रहा है, ठीक है ना। तो मेरे लिए क्या होगा सर, मेरे लिए पीपी है। मैं सरल बात करूं, अगर मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूं, मेरे लिए पीपी है, तो मेरी अकाउंटिंग जो होगी ना, वो एएस नंबर 10 बताएगा काइंड ऑफ। तो मेरे लिए वो अपने पास में जब तक नहीं बनती, वो कैपिटल डब्ल्यू पे जब बन जाएगी तो बिल्डिंग हो जाएगी, उसके बाद से डेप्शन लगनी चालू हो जाएगी, वो वाली बातें आती है, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूजन मत रखना। ये स्टैंड ठेकेदार की अकाउंटिंग बताने जा रहा है। और ये स्टैंड आने का कारण क्या रहा है, क्योंकि वो कहता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए मैंने बिल्डिंग डैम ब्रिज वगैरह बनाने को दिया, उसको बनने में ना समय लग जाता है, 2 साल 3 साल 5 साल। अब सवाल उठता है वो जो ठेकेदार है वो अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेगा, हौले हौले करके करेगा कि सारे का सारा रेवेन्यू लास्ट ईयर में करेगा, या सारा रेवेन्यू फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेगा, खर्चे कैसे रिकॉर्ड करेगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, पूरा स्टैंडर्ड यही बताने जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सवाल उठता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बेटा ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो नेगोशिएट किया गया, स्पेसिफिकली नेगोशिएट किया जा रहा है किसके लिए, एक एसेट को बनाने के लिए, सिंगल एसेट को बनाने के लिए बात हो रही है, ब्रिज है, बिल्डिंग है, डैम है, या फिर कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट, मतलब एक एसेट को बनाने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, या फिर आपके कॉम्बिनेशन मतलब एक से ज्यादा एसेट्स बनाने के लिए जो आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, डिजाइन टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए, लाइक रिफाइनरी या कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, आप फैक्ट्रीज में जाते हो तो बेटा रिफाइनरीज पूरी होती है, मतलब एंड टू एंड बहुत सारी मशीन होती है, आपस में कनेक्टेड होती है, तो वो रिफाइनरी होगी, या कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया जो हमने बनाने को दिया, ठीक है ना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, कहता है इसमें इंक्लूड है, कई बार कुछ चीजों को लेकर डाउट आता है, स्टैंडर्ड ने क्लियर किया। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। काफी बार क्या होता है, हमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक तो है जो ठेकेदार बना के देगा, भाई उसका तो मटेरियल लेबर वगैरह लगेगा, जो भी चीज आ रही है वो तो अपने पास कर ही रहे। एक है जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर में आ रहे हैं ना, लाइक आप अपने पास में प्रोजेक्ट मैनेजर या आर्किटेक्ट वगैरह को हायर कर रहे हो, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे लोग, जो आर्किटेक्ट वगैरह है, वो भी आपके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। अगर कोई सर्विस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है इसी में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। साथ में कहते हैं इट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट। देखो कंस्ट्रक्शन इज अ पॉजिटिव वर्ड, कोई चीज बना रहे हो, पर अगर मैं कहता हूं पुरानी बिल्डिंग को तोड़ कर नहीं बनानी है, तो वो जो डिस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, रिस्टोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो भी कवर है, वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस, तो डिस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन वाला एंड रिस्टोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट फॉलोइंग द डिमोलिशन, वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो डिस्ट्रक्शन इज नेगेटिव वर्ड टर्म, कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव, तो वो भी कवर है। कंस्ट्रक्शन ऑल्सो इंक्लूड डिस्ट्रक्शन, वो स्टैंड ने क्लियर कर दिया।
अब उठते बेटा कितने प्रकार के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्लस। फिक्स प्राइस का मतलब होता है मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए बोला, उसने बोला जी बिल्डिंग बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए मैं आपसे लूंगा, तो वो होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, जिसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्टर एग्री करता है टू अ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि इसमें इट मे बी विद और विदाउट एस्केलेशन क्लॉज। व्हाट इज एस्केलेशन क्लॉज? मान लीजिए जब उसने आज मेरे को कोट किया था 1 करोड़ रुपीज, उसने एक ऑब्वियसली ये जजमेंट लगाई थी ना कि मटेरियल लेबर वगैरह कितना लगेगा। अब बाद में जाके 1 साल बाद मार्केट में मान लीजिए मटेरियल वगैरह का जो आपके पास, मान लीजिए जो आपके पास में बजरी लगनी है, रेता लगना है, आपके पास में सीमेंट लगना है, लोहा लगना है, वो सारी चीजों का सरिया वगैरह का प्राइस बढ़ गया मार्केट में। तो वो क्या करता है ठेकेदार, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज दिलवा देता है कि कल को अगर मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ा देगा। तो वो होता है एस्केलेशन क्लॉज, वो होता है एस्केलेशन क्लॉज। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज हो सकता है ना हो, ठीक है ना, तो वो डिपेंड कर सकता है। अभी लिखा है मे बी विद और विदाउट एस्केलेशन क्लॉज, दैट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। कॉस्ट प्लस क्या होता है, जहां पे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किस चीज की करी जाएगी, जितना खर्चा लगेगा प्लस परसेंटेज ऑफ दिस कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या कर दिया, जितना खर्चा लगेगा ना एक्चुअल, उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं इसके एग्जांपल भी लूंगा आगे जाके, कॉस्ट इंकर्ड जितना भी है प्लस जो प्रॉफिट का रेट है, प्रॉफिट कैन बी अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और इट कैन बी अ फिक्स फी, तो टोटल करके आपके पास आ जाएगा। कॉस्ट प्लस का मैं अलग से जाकर लास्ट में एग्जांपल आपको एक दूंगा, हाउएवर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं फिक्स प्राइस की होते हैं, ठीक है ना। नाउ हमें दो चीजों को समझना है। सबसे पहले बात आती है बेटा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, रेवेन्यू और कॉस्ट। तो सबसे पहले आपके पास बात आ रही है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपके समझाया जा रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जो ज्यादातर एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। मैंने बोला ना कॉस्ट प्लस का मैं अलग से आपको एग्जांपल दूंगा। ये होता है वो रेवेन्यू बेटा जो एग्रीड अपॉन है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। मैंने बोला ना 1 करोड़ के लिए, मैंने बोला बिल्डिंग बनाने के 1 करोड़ दूंगा, तो वो हो गया इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जो इनिशियल है। अच्छा, इसमें अब क्या क्या चीजें और आ सकती है। सबसे पहले है प्लस माइनस वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है काम में बदलाव, ऑल्टरेशन इन द जॉब, लाइक चेंज इन स्पेसिफिकेशन। तो मैंने अपना कुछ स्पेसिफिकेशन चेंज कर दी। मैंने बोला था अच्छा जी आप बिल्डिंग बनाओगे ना, उसके फ्लोर्स पे आपको 2-2 पार्टीशन करनी है। बाद में मैंने बोला नहीं, 2-2 पार्टीशन नहीं करनी, 4-4 पार्टीशन करनी है, 4-4 बटे, तो ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा लगेगा भाई, पार्टीशनिंग कॉस्ट वगैरह लगेगी। या जो हमने डिसाइड किया था कि आप किस प्रकार का मटेरियल यूज करोगे, उसमें कोई चेंज किया, तो स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज करी जा रही है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, इसीलिए वो प्लस माइनस है, तो वो आपके पास वेरिएशन आता है। इसमें मैंने आपके पास देखेंगे तो एक पॉइंट भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कब पार्ट बनेगा, जब ये प्रोबेबल है कि कस्टमर उस वेरिएशन को अप्रूव करेगा। मतलब ऑब्वियस बात है कस्टमर अप्रूव करेगा तभी हम रेवेन्यू का पार्ट लेंगे ना, क्योंकि कस्टमर से तभी पैसे मिलेंगे। एंड जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है, तो मान लीजिए 5 लाख रुपए वेरिएशन के नाम के है, तो कस्टमर एक तो एग्री करेगा हाँ कि ये वेरिएशन है, और दूसरा 5 लाख रुपए वो देने के लिए राजी होगा, तो वो आपके पास में किस में आएगा, तो वो आपका वेरिएशन इसमें ऐड किया जाएगा। फिर आता है इंसेंटिव पेमेंट। इंसेंटिव पेमेंट क्या होता है, प्राइस फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। मैंने बोला जी बिल्डिंग बनाने के लिए 3 साल लगेंगे, ठीक है जी। मैंने बोला पर अगर आप बिल्डिंग को मुझे बना के 2 साल 9 महीने में दे दोगे ना, मैं आपको 2 लाख रुपए इनाम दूंगा, इंसेंटिव दूंगा। समय पे काम कंप्लीट करने पे, टाइम से पहले काम कंप्लीट में हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो वो आपके पास में इंक्लूड करने की बात होती है। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मिलेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एडवांस हो गया कि प्रोबेबल है कि स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विल बी मीट और एक्सीडेड। मतलब हमें अपने पास में ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीट हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, तभी इसे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट बनाना है। उम्मीदों पे नहीं बनाना कि मैं अपने पास पहले भी हमेशा करता था अभी भी कर लूंगा। थोड़ा लगना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में कि यस, हमें लगता है कि यस आपके पास आप एलिजिबल होंगे कि आप टाइम पे कंप्लीट कर देंगे, तो ही आप अपने इंसेंटिव को कंसीडर करना। फिर प्राइस एस्केलेशन, जो अभी समझाया था, एस्केलेशन दैट इज एक्स्ट्रा कंपनसेशन फॉर इंक्रीज कॉस्ट। कल को अगर मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ा देंगे, तो वो आता है आपके पास में एस्केलेशन। फिर आता है क्लेम, दैट इज लॉसेज इन कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टी लाइक कस्टमर कॉस्ट डिलेज, एरर इन स्पेसिफिकेशन और डिजाइन। अब होता है ना कई बार उसने पेंट किया, मैंने कहा ये पेंट तो पसंद ही नहीं आया मुझे, नीला कलर पसंद नहीं है, आप हरा कलर करो। या मैंने बोला था मटेरियल मैं आपको मंगा के दूंगा, अब उसकी तो लेबर तैयार बैठी है, मटेरियल मेरी तरफ से 2 दिन लेट आया। मान लीजिए मार्बल मैंने बोला था कि मार्बल मैं मंगा के दूंगा आपको राजस्थान से, बढ़िया मार्बल है, मेरा मार्बल आप पहुंचा ही लेट, तो उस केस में उसकी लेबर तो वेट करती रही ना, तो उसको नुकसान हुआ, तो वो अपने नुकसान की जो मेरे से भरपाई लेगा उसे बोलते हैं क्लेम। कि जैसे मेरा स्पेसिफिकेशन डिजाइन में मैंने गलती करी, मैंने दोबारा बोला, या मेरी वजह से डिले की वजह से उसको नुकसान हुआ, तो वो आप अपने पास में क्लेम के तौर पे ऐड कर जाएगा। और जैसे हम इंसेंटिव को ऐड कर रहे थे, समय से पहले काम करने पे इंसेंटिव दे रहे थे, वैसी पेनल्टी भी हो सकती है कि लेट करेगा तो पेनल्टी क्लॉज भी तो होता है ना, तो दैट इज फ्रॉम डिले कॉज बाय द कॉन्ट्रैक्टर, तो माइनस हो जाएगी, पेनल्टी माइनस हो जाएगी। 3 साल तक दोगे 1 करोड़ दूंगा, 3 साल से जल्दी दोगे इंसेंटिव दूंगा, 3 साल से लेट दोगे तो पेनल्टी भी तो लग जाएगी ना, तो पेनल्टी माइनस हो जाती है। सब कर करा के क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में लेते हैं अगर प्रोबेबल है कि वो उससे रेवेन्यू होगा और कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। ऑब्वियसली तभी लेना ना, वैल्यू मेजरेबल है, तो वो आपका वेरिएशन है,
वो आपके पास में जो चीज आ रही थी इंसेंटिव वगैरह, वो तभी आपका रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। अगला आता है बेटा खर्चा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? कहता है जी जो भी खर्चा साइट पे लग रहा है अलॉन्ग विद पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की वैल्यू डायरेक्टली दी होती है, सीधा बोल देगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 20 लाख 30 लाख ऐसे करके, बट हमें पता होना चाहिए उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब जो भी खर्चा लग रहा है आपको उस एसेट को बनाने के लिए, ठीक है ना। डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, डेप्शन, प्लांट इक्विपमेंट वगैरह की, ठीक है ना। एक चीज याद रखेंगे, मटेरियल के अंदर में ऑब्वियसली अगर मैं करंट ईयर का लूंगा तो वही लूंगा जो मटेरियल एक्चुअली में लगा। मान लो मैंने 10 लाख का मटेरियल खरीदा और उसमें से 1 लाख का ईयर एंड पे बच गया, तो इस साल तो 9 लाख का ही लगे ना, तो ऑब्वियसली नेट ऑफ स्टॉक लेंगे, नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, ठीक है ना। और हम लेते भी एक्रूअल के हिसाब से। अब लेबर वगैरह का खर्चा मान लीजिए आपके पास में आपने 2 लाख पे किया, पर आपके पास मार्च की उन्हें देनी बाकी रहेगी 20,000, तो अब लोगे कितनी 2,20,000। तो खर्चा एक्रूअल वगैरह के बेसिस पे ही लेते हैं और साथ में हमारा मटेरियल वगैरह का खर्चा नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, वो हमें चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन बोलता है। एलोकेटेड कॉस्ट होती है बेटा जो आपके पास एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा लग रहा है और उसे बांटा जा रहा है। अब देखो जो ठेकेदार है वो सिर्फ मेरे लिए काम थोड़ा ना कर रहा है, हो सकता है उसने 4-5 पार्टियों का काम कर रहा हूं, तो उस केस के अंदर वो हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग अपने पास अकाउंट बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू खर्चे डालेगा। कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जैसे मटेरियल वगैरह का, लेबर का खर्चा, वो तो साइट का ही है, पर कुछ खर्चे ऐसे जो इकट्ठे में हो रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के मिला के, तो उसे बांटेगा ना वो, तो वो होते हैं एलोकेटेड, विच आर आपके पास में एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इन जर्नल एंड जिसे बांटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी की इंश्योरेंस, अब मशीनरी है वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज हो रही है, तो उसकी हम इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा तो वन टाइम पूरे साल का है, तो उसे बांट देंगे कितने महीने कहाँ कहाँ यूज हुई। फिर सुपरवाइजर की सैलरी जो एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइजर की ड्यूटी है 2 कॉन्ट्रैक्ट संभालने, 4 घंटे यहाँ लगाने 4 घंटे वहां लगाने, तो उसकी सैलरी को बांटूंगा, ठीक है। स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक होते हैं जो किसी बार कस्टमर के कहने पे स्पेसिफिकली खर्चा किया जा रहा है, स्पेसिफिकली डिजाइन वगैरह का कोई खर्चा किया जा रहा है कस्टमर के कहने पे, तो वो खर्चा भी हम अपने पास कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। स्पेसिफिकली हमें पता है कि उससे रिइंबर्स हो जाएगा, स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर दी टर्म्स, लाइक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या डेवलपमेंट कॉस्ट जिसकी रिइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है, पता है कि इसके पैसे तो वो देगा, वो हमारा खर्चा भी कंसिडर होगा। नोट में लिख रहा है डायरेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे कोई इंसिडेंटल इनकम दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट में नेटिंग करने जा रहे हैं जो चीज रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब कोई पैसे आएंगे, ये तो जा रहे थे ना, खर्चे थे सारे, और कोई चीज आएगी उसे खर्चे में से माइनस करेंगे, ना कि रेवेन्यू साइड पे लिख देंगे। जैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सरप्लस मटेरियल, कुछ लास्ट में मटेरियल वगैरह बचा बेच दिया वो, तो ऑब्वियसली वो माइनस करके लेंगे, ठीक है ना। या प्लांट इक्विपमेंट को जो अंत में बेचा जा रहा है, ठीक है ना। एक्सक्लूजन, कौन से खर्चे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है, देखिए ये बात ध्यान से समझना, ये खर्चे तो है, खर्चे तो हैं जो अभी बताने जा रहा हूं, ये उस कॉन्ट्रैक्टर का जब ईयर एंड पे कंबाइंड पीएनएल पूरी एंटिटी का बनाएगा वहां पे डालेगा इन खर्चों को, बट स्पेसिफिकली जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को कंसीडर करने जा रहा है उसमें नहीं लेगा, बस ये वो खर्चे आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। जैसे कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन या रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा जो स्पेसिफिकली जिसकी रीइंबर्समेंट स्पेसिफाइड नहीं है, वही मैं एडमिन वगैरह का खर्चा कर रहा हूँ, प्रिंटिंग है, ट्रैवलिंग का खर्चा है मेरा जो स्पेसिफिकली मेरे को कस्टमर से नहीं मिलना, तो वो खर्चा आपका आ गया। सेलिंग कॉस्ट, मैं एडवर्टीजमेंट वगैरह करता हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह में निकाला हूँ, इश्तिहार करता हूँ अपने पास में, प्रमोशंस वगैरह करता हूँ, ऐड वगैरह का खर्चा है, वो खर्चे मेरे पास में किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे खर्चे है, वो मेरे पीएनएल में जाएंगे ईयर एंड पे, बट वो किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन आइडल प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो यूज नहीं करेगी, भाई प्लांट मशीन तो एक्स्ट्रा ही पड़ी थी, वो यूज ही नहीं हुई मेरे पास जो मशीन वगैरह पड़ी थी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकता ना। हाँ डेप्शन का खर्चा तो है, आइडल पे भी लगेगा, बट ऑब्वियसली वो मेरे कंबाइंड पीएनएल में जाएगा, तो ये वो खर्चे दे रखे हैं, खर्चे हैं पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है। फिर कहता है रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, आपने रिकॉग्नाइज कैसे करना है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और खर्चों को, वो कहता है कब रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहले कहता है जब आउटकम को रिलायबली मेजर कर सकते हैं, जब हमें इस चीज का विश्वास है, आश्वासन है कि जो काम है वो पूरा करके दे दिया जाएगा, मतलब आउटकम को एस्टिमेट करा जा सकता है, कि हमें लगता है कि यार काम तो पूरा हो जाएगा, आउटकम का अनुमान लगाया जा सकता है, एस्टिमेट करा जा सकता है रिलायबली, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस है, कैसे पता चलेगा आउटकम मेजर कर सकते हैं सर, टोटल रेवेन्यू को मेजर कर सकते हैं, जो टोटल रेवेन्यू है। प्रोबेबल है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, हमें विश्वास है कि जो हमें पार्टी से पैसे है वो मिल जाएंगे, प्रोबेबल है इस चीज का कि जो रेवेन्यू है वो हमें मिल जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी आइडेंटिफाइड एंड मेजर रिलायबली, मतलब खर्चा पता है, रेवेन्यू पता है, आपके पास रेवेन्यू, आपके पास पैसे मिल भी जाएंगे, इट विल फ्लो टू द एंड, बेनिफिट आ जाएगा। अगर ये कंडीशंस पूरी है तो हमारे हिसाब से हमारा आउटकम मेजर किया जा सकता है, और उस केस में हम कैसे बेटा कंप्यूटेशन करते हैं, तो हमारा बेटा बेसिस क्या है, हमारा बेसिस है स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
हम अपने पास ये जानते हैं, जैसे मैंने कहा था 3 साल बिल्डिंग को बनाने में लगते हैं, हम ये नहीं कहते कि पहले साल या लास्ट ईयर, हर साल हौले हौले करके कुछ कुछ रेवेन्यू और खर्चे अपने पास रिकॉर्ड करते जाते हैं, जिससे हर साल हौले हौले करके प्रॉफिट रिकॉर्ड होता रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा तरीका दिया गया। इसमें हम क्या निकालते हैं, कितना परसेंट काम हो गया, प्लीज कितना परसेंट काम हो गया उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, जिसका मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो बेटा वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का सबसे पॉपुलर मेथड सबसे पहले वाला है, सबसे पॉपुलर मेथड सबसे पहले वाला है। और वो कौन सा मेथड है, वो कहता है कॉस्ट टिल डेट, जितना खर्चा ईयर एंड तक लग चुका है डिवाइडेड बाय टोटल कितना खर्चा लगेगा। अब मान लो 20 लाख का खर्चा मैं ईयर एंड तक कर चुका हूं और टोटल में 50 लाख लगेगा, 20 लग गया, 30 और लगना है, तो बोलूंगा 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, 40% काम हो गया, 40% काम हो गया, ठीक है ना। तो ये तरीका है हमारा क्वेश्चन में सॉल्व करने का, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का, कितना खर्चा लग गया डिवाइड बाय टोटल कितना लगेगा। और भी मेथड्स दिए गए हैं, वो रेयर केस में होता है, लाइक सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म। हमने सर्वेयर को बुलाया, भाई उसका तो काम ही है, वो तो अपने इक्विपमेंट्स लेके आ जाएगा और बता देगा कितना काम हुआ है, तो वो सर्वेयर अपनी रिपोर्ट दे रहा है, उससे पता चल जाएगा। और तीसरा एक और होता है कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ये स्पेसिफिक केस में होता है। लाइक मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया टाइल्स प्लेस करने के लिए, अब उसने बोला जी 1000 टाइल्स लगाऊंगा, सारी टाइल एक जैसे साइज के है ना, अब 1000 टाइल्स में से मान लीजिए उसने 300 टाइल लगा दी, तो 300 टाइल डिवाइड बाय 1000 टाइल करके पता चल जाएगा 30% काम हो गया। तो वो क्या, फिजिकल प्रोपोर्शन के थ्रू। तो ये अलग अलग तरीके दिए गए ये जानने के लिए कितना परसेंट काम हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंगली हम रेवेन्यू वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं बेटा प्रॉफिट कैसे आएगा इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो हाउ वी विल कंप्यूट द प्रॉफिट, तो हम कहते हैं बेटा प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो भी टोटल है इनटू कितना परसेंट काम हो चुका है ईयर एंड तक इन क्यूमुलेटिव बेसिस टिल ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड तक, या अगर सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर एंड तक कितना टोटल में हो चुका है, माइनस कितना खर्चा लग चुका है टोटल में, तो पता चल जाएगा टोटल में कितना प्रॉफिट बनता है। ये टोटलिटी में चलता है, क्यूमुलेटिव चलता है। माइनस कर देते हैं जितना प्रॉफिट पिछले साल तक रिकॉर्ड कर चुके हो, माइनस कर देंगे। अगर कोई पिछले साल फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करें, मान लो ये ईयर 2 का है, तो ये टिल ईयर 2 तक है, तो हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलते हैं, और जितना फर्स्ट ईयर रिकॉर्ड कर चुके माइनस कर देंगे ताकि करंट ईयर का आ जाएगा, ताकि करंट, तो हम गो चलते क्यूमुलेटिव बेसिस पे, इंक्रीमेंटल नहीं चलते, क्योंकि वेरिएशंस आते हैं, तो जिसकी वजह से क्यूमुलेटिव वाला जो होता है वो तरीका हमेशा सही रहता है, वो आपकी सारी एडजस्टमेंट कर देता है। तो मैं अभी इसी से रिलेटेड आप लोगों के साथ पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये आरटीपी सितंबर 24 का क्वेश्चन है। मेहता लिमिटेड ने ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का काम लिया, ब्रिज को बनाने में 3 साल लगेंगे, डिटेल्स दे रहा है। वैसे इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 900 करोड़ है और इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 800 करोड़ है। मतलब ये हमें फर्स्ट डे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू हमने जो बिडिंग करी उसमें फाइनल जो हमें रेवेन्यू की बात हुई 900 करोड़ है, और मेरे को लगता है मेरा जो टोटल में खर्चा लगेगा फर्स्ट डे ऐसा लग रहा है 800 करोड़ लगेगा। अब मेरे को ना हर साल के इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको बोल रहा है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पहले साल के एंड में अब लग रहा है 805 लगेगा। इनिशियली तो सोचा था 800, पर साल के अंत तक जाते जाते चेंज आ गया, तो हमें लग रहा है कि 805 करोड़ टोटल में खर्चा लगेगा। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ईयर 2 में हो रहा है, ईयर 2 से इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा रहा है, मान लो कोई वेरिएशन वगैरह की वजह से। एस्टिमेटेड एडिशनल इंक्रीज कॉस्ट भी हो रही है ईयर 2 से, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो थोड़ा खर्चा ही बढ़ेगा, मान लो वेरिएशन होगी तो खर्चा भी तो लगेगा, और रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये ईयर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग है, ईयर 2 से होगा, 1 में नहीं है। और कॉस्ट कितनी लग चुकी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर तक, ये टिल डेट देता है, फर्स्ट ईयर एंड तक, सेकंड ईयर एंड तक, थर्ड ईयर एंड तक। कहते हैं सेकंड ईयर एंड पे कॉस्ट जो इंकर थी, मतलब ये वाली वैल्यू, इसमें इंक्लूड है 10 करोड़ ऐसा मटेरियल जो साइट पे पड़ा है टू बी यूज्ड इन ईयर 3 टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है इसके अंदर में 10 करोड़ का ऐसा मटेरियल है जो बचा रहेगा, जो अगले साल इस्तेमाल किया जाएगा, जो बचा रहेगा जो अगले साल इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है बताओ कितना रेवेन्यू खर्चा प्रॉफिट वगैरह आपका बनता है तीनों सालों का। तो बेटा हमें सबसे पहली चीज क्या निकालनी होती है, हमें निकालनी होती है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कितना परसेंट काम होगा वो टोटलिटी में निकलता है, विच इज कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इनटू 100। पहले साल में कॉस्ट टिल डेट कितनी है 161, ये है, और आपके पास में टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितनी है 805, ये टोटल है। तो हम क्या बोलेंगे 161 डिवाइडेड बाय 805, तो आपके पास कितना परसेंट काम हो गया, 20% काम हो गया स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है जी। सेकेंड ईयर में कॉस्ट टिल डेट कितनी है सर 584 है, पर 584 में 10 करोड़ तो वो मटेरियल बचा है जो अगले साल लगना है, तो मेरा इस साल के एंड तक तो कितना आएगा 574 आएगा ना, 10 को माइनस करके। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी होगी, थोड़ा सा ध्यान से, डोंट से कि अभी भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 805 ही है। अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बेटा 805 में 15 ऐड हो गया है, क्योंकि इस साल 15 एक्स्ट्रा खर्चा लगना है हमारा, हमें पता है 15 और लगेगा, अभी 15 और लगना है, तो एडिशनल कॉस्ट हमारी बढ़ चुकी है। तो ये 805 प्लस 15 करके 820 हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 70%। नाउ 70% इज टिल ईयर एंड 2, दूसरे साल के अंत तक 70% काम हो गया। पहले साल के अंत तक 20 हुआ था, दूसरे साल के अंत तक 70। तीसरे साल कितना खर्चा लग चुका? 820, और टोटल में भी कितना ही लगना था, इन दोनों का ऐड करके 820 ही था। तो थर्ड ईयर में तो वैसे 100 होता है, लग गया 820, लगना टोटलिटी में 820 ही है, तो 100% काम हो चुका है थर्ड ईयर एंड तक। ये मटेरियल एट साइड जो आपने बेटा 10 माइनस किया था ना ईयर 2 में, ये थर्ड ईयर में ऐड नहीं करना। ये तब करना होता है जब वो आपके स्पेशली बोलता है कि थर्ड ईयर में एक्सक्लूडेड है। तो एक आधा क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, आई थिंक स्टडी में ऐड का है, जिसमें 584 में से 10 माइनस होता है, पर वो अगले में ऐड हो जाता है 10, वो इसमें नहीं होगा। वो स्पेशली बोलते हैं थर्ड में नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि वो तो ऑब्वियस ही बात है, जब वो टिल है तो उसमें 10 का इफेक्ट आ चुका होगा ना। ये 10 तो सेकंड ईयर एंड तक नहीं लगा था, ये बच गया था मटेरियल, इसलिए सेकंड से माइनस हो रहा है, थर्ड में ऐड मत करना, ठीक है ना। अब रेवेन्यू कितना कितना है? फर्स्ट ईयर एंड तक तो 900 ही है टोटल में बता रहा हूँ। सेकंड ईयर में 20 बढ़ चुका है, 900 में 900 था ना इनिशियली, 20 बढ़ के अब टोटल में कितना है 920, और थर्ड ईयर में कितना है 920 ही। सर थर्ड ईयर में क्यों ले रहे तो लिखे नहीं यहाँ पे बेटा, जब सेकंड ईयर से बढ़ा दोगे तो थर्ड में ऑटोमेटिक आएंगे, दोबारा तो ना लिखेगा, ये गलती मत कर देना। जब सेकंड ईयर में आ चुका है तो थर्ड ईयर में ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब बढ़ चुका है एक बार तो वो अगले साल में भी आएगा ना, फर्स्ट में नहीं था बस। अब आपको क्या करना है बेटा, हमारी डिग्री ऑफ कंप्लीशन वगैरह आ गया, अब आपने बस परसेंटेजेस का खेल है, टेबल बनाना होता है। टेबल बनाना था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक होता है बेटा अप टू रिपोर्टिंग डेट, जिसे बोलते हैं टिल डेट, इस साल के अंत तक। एक होता है रिकॉग्नाइज इन प्रायर पीरियड विच इज अप टू लास्ट ईयर, पिछले साल के अंत तक। और एक होता है करंट ईयर का, सिर्फ करंट ईयर का। तो आपने क्या करना है, पहले देखो टिल डेट, तो आपने क्या करना है, जितना टोटल रेवेन्यू है उसका 20%, क्योंकि काम हो चुका है, टोटल रेवेन्यू का 20% हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 900 करोड़ का 20% कितना बना 180। खर्चा कितना कर चुके थे 161, तो खर्चा 160 माइनस करके हम इतना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। क्योंकि अभी पहला साल है तो यही इसमें आएगा, और यही हमारा करंट ईयर का है। रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू इंटू जितने परसेंट काम हो गया, कितना खर्चा इस साल के एंड तक हो गया 161, तो आपका प्रॉफिट आ गया। ईयर 2 में जब जाएंगे ना, ईयर 2 में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, सर अब टोटल रेवेन्यू 920 हो चुका है और काम कितने परसेंट हो चुका है 70%, तो हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू 920 इंटू 70% कर लेंगे। खर्चा कितना आएगा 574, ये हमारा खर्चा टिल डेट लग चुका है, तो 574 माइनस हो जाएगा, जो कि आप टोटल खर्चे का भी 70% करेंगे, वही आ रहा है भाई, परसेंटेज ही उससे आई थी ठीक है ना। तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्या है प्रॉफिट, सिर्फ ईयर 2 का है ना, अरे बाबा ना, ये ईयर 2 का नहीं है, ये टिल ईयर 2 है। तो इसमें से क्या करना होता है, जितना पिछले साल तक रिकॉर्ड करा होता है वो माइनस हो जाएगा, 180 161 19। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए माइनस बी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज करके आ जाएगा करंट ईयर का रेवेन्यू, करंट ईयर के खर्चे, करंट ईयर का प्रॉफिट। पहले निकालना है टोटल डिटेल, ठीक है ना। फिर आते हैं थर्ड ईयर। अब तो 100% काम हो गया, तो 920 का 100% काम 920, खर्चा भी टोटल लग चुका है 820, तो टोटल प्रॉफिट हो गया टोटल। अब इसमें से कितना पिछले साल तक रिकॉर्ड कर चुके हैं, इतना दोनों सालों का मिला के, तो बस ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है यहाँ से। तो सिर्फ ये करंट ईयर का आ जाएगा, माइनस करके करंट ईयर का हो गया लास्ट कॉलम में। तो ये इस तरीके हम इंक्रीमेंटल नहीं चलते, बिकॉज चेंज इन द एस्टिमेट्स हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्यूमुलेटिव के अंदर वो चीज़ एडजस्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला बेटा, फिर से समझते हैं। हमें निकालना होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो कैसे निकलता है, कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इनटू 100। अब उसमें अगर कोई चेंज आएंगे तो वो हमारा चेंज आता जाएगा, जैसे ईयर 2 से टोटल एस्टिमेट कॉस्ट वगैरह में चेंज हुआ या जो भी है, जो भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू परसेंटेज जितना हुआ उतना रेवेन्यू आ जाएगा, माइनस कितना खर्चा इस प्रॉफिट टिल डेट। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आता है तो जितना पिछले साल तक हो चुका है माइनस करके तब करंट ईयर का आ जाएगा। अच्छा, इसी में ना एक और छोटा सा मुझे पॉइंट बताना था, मैं ऐसे ही बताता हूँ, उसके लिए पूरा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। कई बार ना बेटा आपको ना, जैसे ईयर 1 में ना वो ये नहीं बोलेगा, जैसे हमें बोलता है कॉस्ट ईयर 1 में कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट कितनी लिखी थी 161, कितनी लग चुकी थी। अब वो ना हमें, जैसे उसने मुझे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट दी थी, कितनी दी थी 805, तभी तो आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल पाए ना। देयर इज वन क्वेश्चन जहां पे वो ये नहीं देता, वो देता है टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अब मान लो अगर वो मुझे लिखता है टोटल प्रॉफिट 95 होगा, मेरा अनुमान है कि टोटल प्रॉफिट 95 होगा, तो बेटा ये भी एक तरीके से वही है, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 900 करोड़ है फर्स्ट ईयर, टोटल प्रॉफिट 95 होगा, तो मैं क्या बोलूंगा 900 में से 95 माइनस करूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा 900 में से 95 माइनस करूंगा तो मेरी निकल के आ जाएगी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो या तो वो डायरेक्टली लिख के दे रहा है,
या वो इस तरीके से लिख देता है टोटल एस्टिमेट प्रॉफिट। अगर वो टोटल एस्टिमेट प्रॉफिट दे रहा है तो डिनोमिनेटर कैसे आएगा जिससे आप परसेंट निकाल पाओगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एस्टिमेट प्रॉफिट। हाँ, अगले साल टोटल रेवेन्यू 920 हो गया था तो फिर टोटल प्रॉफिट माइनस करके निकालते, ठीक है ना। अच्छा, इसी में एक और होता है, कई बार वो टोटल एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बजाय ना सिर्फ फर्दर देता है। फर्दर का मतलब है आगे कितनी लगेगी। तो मान लो 161 तो इस साल लगी, अब वो मुझे लिखता कि 805 माइनस में बोलता हूँ 160, वो बोलता फर्दर में 644 लगेगी, फर्दर 644 लगेगी। तो दिस इज एड गुजर टोटल में 805 लगेगी। क्यों? 161 तो करंट ईयर में लगी ना, तो फर्दर में 644 लगने का मतलब है कि टोटल में तो 805 लगी ना। तो इन एवरी केस करने का तरीका यही होगा, चाहे वो टोटल प्रॉफिट लिख के दे रहा है तो मैं रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस करके टोटल कॉस्ट निकाल लूंगा, ठीक है ना। या वो फर्दर देता है तो फर्दर देगा तो उसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के समय दिस प्लस फर्दर कर दोगे तो डिनोमिनेटर निकल के आ जाता है, तो टोटल पता चल जाएगा। यही दो तरीके हैं, मैंने आपको सारे एक ही बार में बता दिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, भाई ये तो पेपर में आया हुआ 7 नंबर का, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 7 नंबर का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अगर ढंग से करेंगे। कहता है कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर and railways over the bridges. It obtained a contract from railway authorities to construct a railway over the bridge for 400 crore. तो 400 करोड़ में आपको बना के देना बेटा रेलवे जो ओवर द ब्रिज है। कंस्ट्रक्शन को 4 साल लगने। आउटसाइड में इनिशियली एस्टिमेट किया कि टोटल खर्चा कितना देगा 370, बट पहले साल के एंड में जाके वो रिवाइज हो गया 370। हमारे लिए 370 का कोई लेना देना नहीं होता है, हम पहले साल के एंड में कंप्यूटेशन करते हैं तो हमारे लिए टोटल कॉस्ट 375 ली जाएगी, पहले ही बता देता हूँ। मतलब 370 का कहीं रोल नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट डे का बताता है। हम ईयर एंड पे जाके कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट भी ईयर एंड पे जाके देखेंगे कितनी असेस हो रही है, ठीक है ना। तीसरे साल में जाके कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने रिक्वेस्ट किया वेरिएशन का, जिससे अप्रूव कर दिया गया था। वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी 10 करोड़ से और कॉस्ट बढ़ जाएगी 7 करोड़ से, ठीक है जी। ये दो वैल्यूज में चेंज आ जाएगा थर्ड ईयर से कॉस्ट और रेवेन्यू में। अब आपको कह रहा है मेजर करना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट टू टोटल एस्टिमेट कॉस्ट परसेंटेज का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी कितनी लग चुकी है हर साल के एंड तक। तो बेटा पहले साल 98.8, फिर 202.4, फिर 310, पर इसमें अनयूज मटेरियल है 3 का, तो 310 में से 3 माइनस करना भूलना नहीं, 307 आएगा और ये 382 है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता दो और प्रॉफिट कितना होगा। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, सिंस पेपर का है तो मैं एक और आपको करा रहा हूँ। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा बेटा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इन 200। कॉस्ट टिल डेट उसने मेरे को ये दे रखी है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में प्लीज ध्यान रखना पहले साल के एंड में 375 है, 370 मत लेना, और तीसरे साल में जाके 7 करोड़ से बढ़ा देना जो डिनोमिनेटर में, क्योंकि तीसरे साल से बढ़ गया था। तो पहले 2 सालों में तो जो डिवाइड बाय 375 है, चौथे साल और तीसरे और चौथे साल 382 है, और न्यूमरेटर में क्या आएगा जो ये वैल्यूज दी है 98.8, 202.4, 310 में से 3 गया तो 307 हो जाएगा वो, ठीक है ना, और फोर्थ ईयर 382 है। तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी बेटा, डेसिमल में आएगी, 2 डेसिमल तक ले लेना प्लीज, ये मत बोलना राउंड ऑफ कर देंगे डेसिमल को। भाई ये परसेंटेज है, इस ये वैल्यू पे लगानी है, राउंड ऑफ कर देंगे तो उसे बहुत इंपैक्ट आ जाता है। तो 2 डेसिमल तक जरूर परसेंटेज लेनी है अगर डेसिमल में आ रहा है, ठीक है ना। अब तो टेबल ही बनाना है। अप टू रिपोर्टिंग डेट का मतलब है टिल ईयर एंड। रिकॉग्नाइज इन प्रियर ईयर मतलब अप टू लास्ट ईयर, और ये होता है करंट ईयर माइनस करके। बस जी। अब आपका टोटल रेवेन्यू कितना था सर, टोटल रेवेन्यू इनिशियली तो 400 करोड़ है 2 सालों का, तो 400 करोड़ करके करना है, तो 400 इंटू इतना परसेंट काम हुआ था, इतना रेवेन्यू आ गया, खर्चा 98.8 था तो प्रॉफिट आ गया, और यही आपका यहाँ पे डल जाएगा। ईयर 2 में क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 4 है, 2 में क्या होगा टोटल रेवेन्यू का इंटू कितने परसेंट काम हुआ 53.97, ये टोटल में है। खर्चा कितना लगा था 202.4, तो माइनस कर देंगे तो करंट ईयर के एंड तक आ जाएगा, मतलब सेकंड ईयर के एंड तक आ जाएगा। जितना पिछले साल हो चुका है वो आपका यहाँ डल जाएगा, माइनस होके करंट ईयर की आ जाएगी वैल्यूज, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, फिर से बोल रहा हूँ ए माइनस बी हो गया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है ताकि आपके पास कॉन्फिडेंस मिल जाए। थर्ड ईयर तक कितना हो चुका है 80.37%। तो अब ये 410 का लेना है, गलती नहीं करनी सर। 410 कैसे है, अरे यार 400 था, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना कितने से, 10 करोड़ से थर्ड ईयर से, तो वो इसलिए 410 हो रहा है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 7 करोड़ से बढ़ी थी डिनोमिनेटर वाली, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 10 करोड़ से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वो परसेंटेज लगाई, कितना खर्च हो चुका था 310 माइनस 3, 307 हो चुका है टिल ईयर एंड, फिर टिल डेट प्रॉफिट आ गया। जितना पिछले साल तक कर चुके हो वो यहाँ माइनस हो जाएगा,
बाकी आपका ये करंट ईयर का आ गया माइनस करके, ठीक है ना। और लास्ट ईयर तो सारे ही काम हो चुका है, खर्चा भी सारा लग चुका है, तो टोटल प्रॉफिट आ गया। जितना पिछले साल तक कर चुके हो वो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ डल जाएगा अप टू लास्ट ईयर, और ये आपका करंट ईयर की वैल्यूज आ जाएगी, ये आपकी करंट ईयर की वैल्यूज आ जाएगी। जो लास्ट कॉलम बेटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ईयर की वैल्यूज को। वो कैसे आ रहा है, टोटल टिल डेट माइनस अप टू लास्ट ईयर कितना है, तो करंट ईयर का आ जाएगा। ईयर 4 के एंड तक माइनस ईयर 3 के एंड तक, तो करंट ईयर का आ गया ना सिर्फ ईयर 4 का। तो वो करने का तरीका, दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। 7 नंबर बोनस मार्क्स है भाई, 7 नंबर बोनस मार्क्स है। बस ध्यान किसका रखना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, बस ठीक है जी बात। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, स्टडी मटेरियल का है, मतलब थोड़ा देखने में अजीब लगता है इसीलिए करा रहा हूँ, है आसान। इट इज नॉट अबाउट प्रॉफिट लॉस कुछ भी, इट इज ओनली अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है ना। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कहता है ए बी कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया 1 जनवरी को विद एक्स वाई, कंस्ट्रक्ट करेंगे 5 स्टोरी बिल्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट में ए बी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन 3 साल 31 नंबर 23। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फिक्स प्राइस कितना है 5 करोड़। बेटा 5 करोड़ तो फिक्स प्राइस नीचे मैंने डाला भाई है, ठीक है ना। हमें क्योंकि बताना है क्या, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताना है, ठीक है ना। अच्छा उसमें कहता है मटेरियल कॉस्ट की एस्केलेशन भी है, मतलब कल को अगर मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाएंगे, पर वो कैसे है, टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, मतलब 20% तक के इंक्रीज का इंक्रीमेंट देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपके साथ बात करता हूँ मटेरियल वाली, चलो लेबर वाले ही पढ़ देता हूँ। लेबर में कितनी है बेटा, लेबर में कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। तो ये है कि अगर लेबर आपके बढ़ रही है तो उसमें मैक्सिमम 30% तक का बढ़ाया जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखना, पहले लेबर वाला पढ़ता हूँ। कहते हैं लेबर कॉस्ट ओरिजिनली हमने एस्टिमेट 1.2 करोड़ करी थी, मतलब जो हमने बिडिंग करी तो हमें लगा था 1.2 करोड़ का खर्चा लेगा, ठीक है। हमने सारी चीजें लेके 5 करोड़ की बिडिंग कर दी, वो में हो गया। पर हमने एस्केलेशन क्लॉज डाला हुआ है ना कितना, कि वेजेस जो बढ़ेगी उसमें मैक्सिमम 30% तक के इंक्रीज का हम इम्पैक्ट लेंगे। अब वो कहते हैं ये बेस्ड ऑन इनिशियल वेजेस पे था, हाउएवर कॉस्ट इंक्रीज 25% से होगी ड्यूरिंग द पीरियड, 25% से लेबर कॉस्ट बढ़ गई। तो बेटा 25% जो है 1.2 का, उससे हम बढ़ा भी तो देंगे कॉन्ट्रैक्ट से। 30% का क्या रेलवे है बेटा, अगर 35% बढ़ती तो हम रिस्ट्रिक्ट टू 30% कर देते, क्योंकि हम ये कह रहे हैं हमने एक लेबर कॉस्ट को लेके आपको बिड किया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कल को अगर लेबर का प्राइस बढ़ जाता है भाई, हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाएंगे, पर उसमें कैपिंग लगा दी, मैक्सिमम 30% तक की इंक्रीज को कंसिडर करेंगे। अब एक्चुअली में जब 25 बढ़ रहा है तो 25 ही बढ़ाएंगे ना, तो 1.2 करोड़ का 25% हम लेबर कॉस्ट का रिकवरी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड करेंगे। ये ऑलरेडी 30% से कम है, हाँ अगर ये 35% बढ़ती तो हम 30% ही बढ़ाते, ये पॉइंट है। अच्छा मटेरियल वाले में क्या था, 20% इंक्रीज देंगे। अब हुआ क्या, मटेरियल कॉस्ट 40% से बढ़ गई ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई, और जो टोटल इंक्रीज हुआ ना वो 40% एस्केलेशन का 80 लाख हुआ। भाई मटेरियल भी बड़ा है 40% से, और वो जो इंक्रीमेंट है 40% वाली वैल्यू वो 80 लाख है। बट हमारे क्लॉज में क्या है कि मैक्सिमम 20% इंक्रीज का इफेक्ट लेंगे। भाई अगर मार्केट में मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो हम मैक्सिमम 20% जितना ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड करेंगे, कल उससे ज्यादा हुआ तो वो उसको खुद देखना है ठेकेदार को, ठीक है ना। तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कितना लेंगे रेवेन्यू में, सर मैक्सिमम 20%। वो कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ ना इंक्रीमेंटल वैल्यू दी है, तो यहाँ क्या बोला, अगर 40% के लिए 80 लाख का खर्चा है तो सिंपल सी बात है 20% इंक्रीज के लिए कितना हुआ, 80 लाख डिवाइड बाई 40% इंटू 20%, तो 40 लाख। तो मैक्सिमम सिर्फ 40 लाख ही आ रहा है, मतलब 0.4 करोड़, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 20% जितना, 40% इज 80 लाख, तो 20% कितना हो गया 40 लाख 0.4। फिर बोला इन केस ए बी इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लेस देन 2 ईयर 10 मंथ्स, 2 साल 10 महीने से कम में कर देगा तो एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा 50 लाख का। हाउएवर इन केस कंस्ट्रक्शन लेट हुई तो पेनल्टी लगेगी भी। अब देखो दोनों में से एक चीज होगी, या इंसेंटिव होगा पेनल्टी होगा। कहता है स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में रीजन टू बिलीव है कि कंस्ट्रक्शन जल्दी ही हो जाएगी, और एज्यूम करना कि वैसे भी कंप्लीट जल्दी ही होगी थी। तो अगर हमें लग रहा है कि कंप्लीट जल्दी हो ही जाएगी, हमें उस चीज़ का है फर्स्ट ईयर एंड तक मान लो उतना काम भी हो गया था कि जिससे हमें लग रहा है कि जल्दी ही हो जाएगी, तो उस केस के अंदर में हम इंसेंटिव को कंसिडर कर लेंगे। इंसेंटिव कितना बेटा 50 लाख का है, तो 50 लाख इंसेंटिव भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया बेटा। दिस इज नॉट ईयर 1 रेवेन्यू, दिस इज टोटल। इसके ऊपर परसेंटेज लगती है, जितना परसेंट काम हुआ होगा ईयर 1 का, ये टोटल है, ठीक है ना। अच्छा अब ईयर 2 में कहता है एज्यूम करो अगले साल एक्स वाई ने रिक्वेस्ट किया एबी को कि इंक्रीज कर दो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप।
एडिशनल फ्लोर की रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाया जाएगा कितने से, 1 करोड़ से। तो अगले साल जाके अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में और चेंज आने जा रहा है। 6.2 तक तो आ गया था, 1 करोड़ और बढ़ जाएगा टोटलिटी में। एबी ने कुछ खर्चा भी किया 20 लाख का फॉर गेटिंग द लोकल अथॉरिटी अप्रूवल्स विच इट विल बी टाइटल टू क्लेम फॉर एक्स वाई इन एडिशन टू इंक्रीज इन फिक्स फी। ऑब्वियसली उसे भाई एडिशनल फ्लोर बनवा रहा है तो उसका अप्रूवल लगेगा। एमसी वालों से जाके उसने एक्स्ट्रा खर्चा किया 20 लाख का, हाँ पार्टी उसे 20 लाख रुपए दे देगी, तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में बढ़ जाएगा ना। स्पेसिफिक कॉस्ट जो हमने बोला था कस्टमर से आपके पास आने वाली है, तो वो 20 लाख मतलब 0.2 करोड़ से जो क्लेम की रिकवरेबल होना है वो भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ईयर टू एंड के लिए क्या होगा, टोटल में है ये, इसके ऊपर क्या लगेगी, परसेंटेज लगेगी, जितने परसेंट काम होगा। तो 7.4। तो ये क्वेश्चन वॉज ओनली अबाउट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ये क्वेश्चन पेपर में अगर आया 4 to 5 मार्क्स का है। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जनरली सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को लेकर क्वेश्चन नहीं होता, वो टोटलिटी को होता है जो इससे पहले किए थे। इसीलिए मैंने आपके साथ क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर दिया, ठीक है ना, छोड़ के मत जाना, आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास में 5 नंबर का पेपर में आया है आसान, ये भी है आसान। राजेंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया कितने का, 20 लाख रुपए का। अरेंजमेंट है कि 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्क डन एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट शुड बी पेड इमीडिएटली। कह रहे हैं जितना काम हो जाएगा, जितने की सर्टिफिकेट जाने उसका 80% की पेमेंट आज करनी है, पेमेंटों की बात कर रहा है। एंड दैट रिमेनिंग 20% रिटेन करेंगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। मतलब जो काम हुआ होगा उसका 80% आज पैसे दे देंगे, 20% लास्ट में देंगे। हमें उससे मतलब नहीं होगा क्योंकि हमारा तो सिर्फ रेवेन्यू कॉस्ट की बातें होती है। ईयर 1 में कितना खर्चा कर दिया, 860, जिसमें से सर्टिफाई 8 लाख का हुआ है। हमें उसकी मतलब रेलिवेंसी नहीं, उसने बता दिया खर्चा कितना हुआ है, 8 लाख खर्चा हो गया, 8,60,000 हो गया। सर्टिफिकेशन का मतलब जितने का सर्टिफिकेट मिल चुका है सर्वेयर वगैरह से। 80% की पेमेंट भी होगी। एस्टिमेट किया और कितना खर्चा लगेगा कंप्लीट करने के लिए, 10 लाख। तो बेटा आपको वैल्यूज मिल गई जो चाहिए थी। 860 खर्चा हो चुका है, 10 लाख खर्चा और लगेगा अगले साल, मतलब अगले 1 साल 2 साल में जो भी है। अब यहाँ पर में हमारा कितना परसेंट काम हो गया सर, एक्चुअल खर्चा लगा 860 और कितना लगेगा 10 लाख, तो टोटल में लगेगा 1860। तो मैंने 18,60,000 में से 8,60,000 का अगर खर्चा कर दिया है तो इतना परसेंट काम हो चुका है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 20 लाख था। तो मैं कितना रेवेन्यू दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे से पूछ ही ये रहा रेवेन्यू कितना आएगा हर साल में। तो 20 लाख के ऊपर 46.24% इतना रेवेन्यू जाएगा। सिंपल, इतना रेवेन्यू जाएगा इन आपके पास पीएनएल में फर्स्ट ईयर के जो कॉन्ट्रैक्ट का आपने पीएनएल बनाओगे, ठीक है ना, इतना रेवेन्यू वहां दिखेगा। प्रॉफिट नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, सिर्फ रेवेन्यू पूछ रहा है। अच्छा, जब आप सेकंड ईयर में पहुंचे, कहता है कितना खर्चा और किया, 475। तो अब खर्चा हमारा ईयर 1 में हो चुका है 860, सेकंड ईयर में कितना हो 475। 3/4 काम आपके पास सर्टिफाइड जो था वो हो गया, 80% उसकी पेमेंट आ गई। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के लिए इसका कोई नहीं, मुझे चाहिए कॉस्ट टिल डेट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, जिससे परसेंटेज आएगा और रेवेन्यू पता है, पेमेंट कितनी आ रही है जा रही है उससे कोई लेना देना है, तभी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अब उसने बोला एस्टिमेट किया कि फ्यूचर खर्चा और कितना लगेगा, 4 लाख। तो ये फर्दर कॉस्ट आ गया 4 लाख। अब कॉस्ट टिल डेट कितने बेटा, ये है जो न्यूमरेटर में आएगी 860 प्लस 475, 1335 का खर्चा टिल डेट लग चुका है और टोटल में कितना लगेगा 1735। तो दिस डिवाइड बाय दिस, न्यूमरेटर ये है डिवाइडेड बाय 1735 इंटू 100, ये आ जाएगी कितना परसेंट काम हो चुका है इन टोटलिटी। टोटल में देखते हैं ईयर टिल डेट तक, देखते हैं तो हमारा कितना रेवेन्यू टोटल में रिकॉर्ड होगा, इतना, जिसमें से ईयर 1 में ऑलरेडी इतना रिकॉर्ड कर चुके हो, तो करंट ईयर का निकल के आ जाएगा टोटल माइनस करंट फर्स्ट ईयर में जितना कर दिया था उतना सेकंड ईयर होगा। अच्छा, थर्ड ईयर में तो बोल रहा है खर्चा कितना किया, 310 और सारा काम हो गया। भाई जब सारा ही काम हो गया फिर मुझे परसेंटेज को निकालने में तो 100% सीधा ही हो गया ना, तो 100% आपका काम हो चुका है। तो टोटल रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर लेंगे 20 लाख माइनस पिछले साल के अंत तक कितना रिकॉर्ड कर दिया था 1539, ये करंट ईयर का आ जाएगा सिर्फ 461। ये 1539 ये वाली वैल्यू टिल ईयर 2। बस ये क्वेश्चन कराने का कारण 5 नंबर का था। बहुत सारे बच्चों ने पेपर में गलती करी, वो 80%, 3/4 की पेमेंट हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वर्क सर्टिफाइड में घुसे रहे। सिंपल, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा, विच इज कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इनटू 100, वो परसेंटेज आ गया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहली लाइन में लिखा था 20 लाख, उसमें तो चेंज ही नहीं हुआ, कोई वेरिएशन की वजह से इंसेंटिव कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उस पर परसेंटेज लगाते जाने, माइनस जितना पिछले साल का करंट ईयर का आता रहेगा, बात खत्म हो गया। कंफ्यूजन जितनी क्रिएट करोगे उतनी होती है बेटा, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला भी क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, आरटीपी का भी क्वेश्चन है बेटा, ये भी आसान क्वेश्चन है। फॉलोइंग डाटा आपको दे रखा है राज कंस्ट्रक्शन कंपनी का, कहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 85 लाख है, ठीक है जी।
मटेरियल इशू कितने का, क्या 21 लाख का, जिसमें से मटेरियल कॉस्टिंग 4 लाख का अभी भी अनयूज पड़ा है। तो 21 लाख में 4 लाख का तो बच गया। तो हमने तो नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेना, तो मटेरियल खर्चा कितना लगा नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 21 माइनस 4 17 लाख। खर्चे बताते जाने। लेबर का खर्चा कितना लगा वर्कर्स का 16 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख अभी भी अनपेड है। वो कह रहा है इसमें से 1 लाख देना बाकी है, तो खर्चा तो 16 लाख ही लगा ना। पेमेंट थोड़ी ना जाननी है, पेमेंट तो 15 हुई। या तो बोलता पेमेंट इतनी हुई और आउटस्टैंडिंग कितना, तो पेमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग करके बताता खर्चा कितना हुआ। या तो खुद ही बता रहा खर्चा कितना हुआ। तो भाई 1 लाख का कुछ नहीं करना, वो कह रहा है 16 लाख का खर्चा, 1 लाख दिया नहीं, तो पेमेंट 15 की हुई है। मुझे पेमेंट से मतलब नहीं है कितना लेबर का खर्चा इस साल का बनता है। स्पेसिफिक खर्चा किया कितने का, 5 लाख का, वो भी आ गया। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड 7 लाख है। उनको एडवांस कितना दिया, मेरे को पेमेंट से मतलब नहीं है, खर्चा कितना लगा। मैंने कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर भी रखे, छोटे ठेकेदार वगैरह, उनको काम दिया था, तो उसके नाम का मेरा खर्चा कितना बनता है, 7 लाख रुपए सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। एडवांस का लेना देना, वो तो पेमेंट की बात होती है। फर्दर कॉस्ट कितना लगेगा अभी कंप्लीट करने के लिए, 35, तो फर्दर है, तो टोटल कितना लगा 45। ये चारों को ऐड करोगे तो 45 आ गया। ये वैल्यू जनरली आपने देखी ना क्वेश्चन में दी होती है, यहाँ निकालनी पड़ी। फर्दर कितना लगना है 35, तो टोटल कितना लगेगा कॉन्ट्रैक्ट में 80। तो काम कितना हो गया, काम हो गया 45 लाख डिवाइड बाई 80 लाख इंटू 100 करके 56.25%। भाई 45 लाख लग चुका है, टोटल में 80 लाख लगना है, तो ये आ गया आपके पास 56.25%। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना था 85 लाख, तो 85 लाख के ऊपर इतना परसेंट रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये आपका खर्चा है। तो अगर आपसे प्रॉफिट पूछता तो दोनों को माइनस करके बता दो, करंट ईयर का माइनस करोगे तो कितना आ गया 281 250। पूछा नहीं पर वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी लग चुकी है इस साल के एंड तक, ठीक है ना। रेवेन्यू कितना आएगा, टोटल रेवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जितना परसेंट काम हुआ, जितना परसेंट काम हुआ। क्या ये क्वेश्चन समझ आया, आसान सा क्वेश्चन था यार, आसान सा था, इसमें गलती नहीं करनी, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ना, अब कुछ नया पॉइंट सीखना। नाउ देयर इज अ न्यू पॉइंट जो हम सीखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के जरिए। वो कहता है जी, मेसर्स हाईवे कंस्ट्रक्शन ने ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की बात करी 1 अप्रैल को, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा 2 सालों में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बेटा 150 करोड़ का। ईयर एंड तक कितना खर्चा कर चुके हो 120 करोड़, 120 कर चुके हो। इंजीनियर को लगता है अभी और कितना खर्चा लगेगा 45 करोड़ का, जो भी लगना है, ठीक है ना। तो खर्चा कितना कर चुके हैं 120, कितना और लगेगा 145, तो टोटल कितना 165। तो कितने परसेंट काम हो गया सर, 120 डिवाइड बाई 165, 72.73% काम हो गया। इतना काम हो चुका है, इतना परसेंट काम। तो पीएल में जब आप रेवेन्यू दिखाओगे तो कितना दिखाओगे सर, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना था 150 करोड़। तो 150 करोड़ के ऊपर आपने जितने परसेंट काम किया उतना रेवेन्यू आप इस साल दिखा दोगे, विच इज 109। तो आपका पीएल में क्या क्या जाएगा सर, रेवेन्यू क्या 109 का, जितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के ऊपर परसेंटेज लगाई, और कितना खर्चा गया। अब अगर आप यही दो वैल्यूज डालते, डेसिमल में जाने वो जा सकते हो, तो आपका ना 11 करोड़ का लॉस आता। अगर आप यही वैल्यूज डालते तो 11 करोड़ का लॉस आता। अब यहाँ पर में एक छोटी सी चीज आती है, मैंने जितने क्वेश्चन इससे कराए सब में प्रॉफिट आ रहा था। हमें स्टैंड बोलता है प्रॉफिट अगर आ रहा है तो आपने जितना परसेंट काम किया उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट रिकॉर्ड करते जा रहे हो। पर यहाँ ना आपके पास लॉस आ रहा है, आपको खुद ही पता चल रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होगा। सर वो कैसे पता चल रहा है, कह रहा है आपका खर्चा आपके हिसाब से आज ही पता चल रहा है 165 होगा, 120 लग गया, 45 और लगेगा तो 165 होगा। जबकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो 150 में किया हुआ है, तो आपको पता है ना कि आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 15 करोड़ का लॉस होगा। आज परसेंटेज की वजह से आपका 11 करोड़ ही लॉस रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप सिर्फ यही दो वैल्यूज डालते। अब हमें स्टैंडर्ड एक अनुमति देने जा रहा है, हमें स्टैंडर्ड एक चीज कहने कह रहा है, कह रहा है कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस की बात करूंगा। कहता है आज आपका प्रोपोर्शनेट लॉस जो परसेंटेज के हिसाब से आ रहा है चलो 11 बनता है, बट हम कह रहे हैं कि आपको लग रहा है ना आगे लॉस होगा, लग रहा है ना आपके लॉस होगा, तो आप उसकी प्रोविजन बना दो। आपको लग रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होगा तो आप उसकी प्रोविजन बना दो। तो टोटल में कॉन्ट्रैक्ट लॉस कितना है हमारा 15 करोड़ का, जो कि आपका 160 माइनस 150 ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड हो रहा है इन दोनों का माइनस करके कह रहा है। तो आपको स्टैंडर्ड कह रहा है 4 करोड़ का प्रोविजन आप बना दीजिए, 4 करोड़ की प्रोविजन बना दीजिए, जिससे आपका पूरा 15 करोड़ का लॉस आ जाएगा। अगर ये बात नहीं होती तो हम 11 का ही लॉस आ रहा होता, 11 का तो आ ही रहा नहीं हो, हम 15 का पूरा कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड में कह रहा है अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, टोटल बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो आप अपना सारा लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें से कुछ ऑलरेडी हो रहा है, जैसे यहाँ पे 11 तो हो ही रहा था, बाकी क्या प्रोविजन बना देंगे जिससे 100% लॉस आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं तो 11 ही होना था, नहीं तो 11 ही होना था, बस ये हमारा एक आ रहा है।
तो ये आपके पास में अगर मैं दिखाऊं बेटा, यहाँ पे नीचे हमारे पास एक आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस, पैरा 35। तो स्टैंडर्ड बोलते हैं जब ऐसा प्रोबेबल है, जब ऐसा लगता है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड करेगा, मतलब ज़्यादा होगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से टोटल, तो एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इमीडिएटली। जो टोटल नुकसान लग रहा है आपको वो इमीडिएटली अपना रिकॉर्ड कर लीजिए, जिसमें से जितना परसेंट काम हुआ है वो तो वैसे ही हो रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, बाकी की प्रोविजन बना के टोटल लॉस रिकॉर्ड कर लो, जो मैंने दिखाया। 11 तो हो ही रहा था ना करोड़, 4 की प्रोविजन बनाओगे तो 15 का टोटल लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। और वो कहता है ये कब कब कर सकते हो, कहता है लॉस इज डिटरमिन्ड इररिस्पेक्टिव, चाहे ये लॉस रिकॉर्ड करना है अपने पास में, प्रोवाइड करना है, चाहे काम शुरू हुआ है चाहे नहीं हुआ। कई बार होता है काम शुरू होने से पहले ही लग रहा है कि हमें नुकसान होगा, तो कर लो, प्रोविजन बना दो। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जितने मर्जी परसेंट काम हुआ है, 10%, 70%, 90%, 100% प्रोविजन, अपने 100% लॉस रिकॉर्ड कर लो प्रोविजन बना के। और या प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू रिलाइज ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट ट्रीटेड एज सिंगल, अगर किसी और कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है तो उसमें तो आप प्रोपोर्शनेट करो, पर अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है तो इसका 100% लॉस अभी रिकॉर्ड कर लोगे। उससे कोई मतलब नहीं है कि किसी और कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है कि नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस लग रहा है तो इसका लॉस रिकॉर्ड कर लो। तो ये लॉस रिकॉर्ड होगा चाहे आपका काम शुरू हुआ चाहे नहीं हुआ, चाहे जितने मर्जी परसेंट काम हुआ है, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ ना हो, इस कॉन्ट्रैक्ट का आपका लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेटा क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज तो निकाली, रेवेन्यू भी निकाला, ये दो वैल्यूज आपको क्लियर हो जाएगी। पीएनएल एक्सट्रैक्ट बेटा तब बनाओ जब क्वेश्चन आपसे बोलता है, देखो यहाँ क्वेश्चन ने बोला था एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल, तो वो बना दो। नहीं बोलता ना पीएनएल, तो आप अपने पास सिर्फ इतनी वैल्यूज तक ही बता दो। पीएनएल बोला तो हमने बना दिया। अब देखिए ना पिछले क्वेश्चन में नहीं बनाया, और एक सवाल पूछा था कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो रेवेन्यू तो ऑब्वियसली आपका इस साल का 109 ही आएगा। और यहाँ अगर लिखना है प्रोविजन भी जरूर लिखना है, प्रोविजन मतलब वेयर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज मोर देन टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड लॉस टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, ठीक है ना। तो वो बात जरूर लिख के आनी है, तो जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। यस सर। अगला देखते बेटा क्वेश्चन, ये पेपर में आया था 5 मार्क्स का, इसमें हम अपने पास में एक दो वर्ड्स को भी मैं सिखा दूंगा, बट मेन चीज चलते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन बोली गई है। ग्रेस लिमिटेड एक फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स है जो इन्फॉर्मेशन देने रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, वैल्यूज इन थाउजेंड्स है, वैल्यूज इन थाउजेंड्स है। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विद एन एस्केलेशन क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा है पर इसमें एस्केलेशन क्लॉज है। फिर दे रहा है वर्क सर्टिफाइड 17,500, वर्क नॉट सर्टिफाइड इंक्लूड 26-25 फॉर मटेरियल जो इशू किए गए थे, आउट ऑफ विच कुछ अनयूज रह गया है 140 का, ये वैल्यू दे रहा है। अब बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कई बार ना हमें ध्यान से सुनना, जो कॉस्ट टिल डेट है वो डायरेक्टली नहीं देगा, लिख के नहीं देगा जो अब तक दे रहा था, उसकी बजाय हमें पता है क्या इंफॉर्मेशन देता है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। डब्ल्यूसी मतलब वर्क सर्टिफाइड और एक वन, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो पता चल जाता है कॉस्ट टिल डेट, कितना खर्चा इस साल तक लग चुका है। हमारा इंस्टीट्यूट आईसीआई ये मानता है, वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है कि जो मान लीजिए सर्वेयर इंजीनियर, उसने कितना अपने पास पूरा पता लगा के आपके पास सर्टिफाई दे दिया, सर्टिफिकेशन दे दिया इस चीज़ का इतना काम हो गया। अनसर्टिफाइड होता है, मान लो अब वो 20 मार्च को उसने काम शुरू किया, मैं वैसे बता रहा हूँ 31 मार्च तक देखेगा, अब जिस जगह वो 20 मार्च से 31 मार्च तक जिन जिन कमरों में होकर आ चुका है, जहाँ जहाँ उसके बाद भी जो काम हुआ उसका सर्टिफिकेट उसने थे पर काम हो गया, तो वर्क सर्टिफाइड है जितने का सर्टिफिकेट मिल गया, काम हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया। वहाँ का अनसर्टिफाइड है जितने का काम हो गया पर सर्टिफिकेशन नहीं मिला। अब मैं वैसे आपको टेक्निकली बताने जा रहा हूँ, जब हम कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम हायर लेवल पे चीज़ें पढ़ते हैं, तो वर्क सर्टिफाइड जो होता है ना वो सेल प्राइस के एंगल से होता है। किसके एंगल से? सेल प्राइस के एंगल से होता है, वो रेवेन्यू के एंगल से होता है। अनसर्टिफाइड कॉस्ट के एंगल से होता है, जितना खर्चा कर दिया। बट हमारे यहाँ क्वेश्चंस में, हमारे यहाँ इस AS7 के क्वेश्चंस में आईसीआई इसे हमेशा अनटिल अनलेस कि वो ये वैल्यू डायरेक्टली दे दे, तो हमारा आईसीआई इन दोनों को कॉस्ट के एंगल से समझता है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस के एंगल से समझता है, मतलब हमारी कॉस्ट के एंगल से समझता है। तभी हम इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा कॉस्ट टिल डेट आता है। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हमारा आईसीआई से कॉस्ट के एंगल समझता है, इसलिए आपके पास में कॉस्ट टिल डेट निकालने में मदद करता है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया होता कॉस्ट टिल डेट। तो अगर मैं बोलूँ आपका कॉस्ट टिल डेट कितना है, वर्क सर्टिफाइड है 17,500, तो वो आ गया। अनसर्टिफाइड 26-25 है, इसमें मटेरियल का जुड़ा है, पर उसमें से 140 का मटेरियल तो अभी अगले साल यूज होगा, अभी यूज ही नहीं हुआ, तो माइनस कर दोगे ना। टोटल 3815 में से 140 जो मटेरियल आपका नहीं यूज है, क्योंकि इस 3815 में तो मटेरियल लेबर सब है,
मटेरियल इसमें 26-25 उसका लेना देना है, पर जो बच गया वो तो मेरा खर्चा नहीं ना, नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेते ना बताया था, तो देखिए ये मेरा कॉस्ट टिल्टेड है। फिर एस्टिमेटेड फर्दर कितना खर्चा लगेगा वो बता दिया, फर्दर कॉस्ट आ गई, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी दोनों को ऐड करके, ठीक है ना। और इसी से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बन जाएगी 21175 डिवाइडेड बाय 38,500 इंटू 100 इज इक्वल टू 55%। ये कॉस्ट टिल डेटा डिवाइड बाय टोटल कितना लगना है इंटू 100 करके 55% हो गया। अच्छा, फिर आपको बोला उसने एस्केलेशन इन कॉस्ट हो रहा है 8% से, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी इसीलिए इंक्रीज कर दिया 8% से। कॉस्ट आपकी 8% से बढ़ रही है सर, कॉस्ट 8% से बढ़ रही है, एस्केलेशन क्लॉज था, तो हम रेवेन्यू भी 8% से बढ़ा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, रेवेन्यू हमारा फर्स्ट डे जो फिक्स हुआ होता है ना, वो दिया होता है क्वेश्चन में 35,000, जो फर्स्ट डे फिक्स हुआ था। अगर इसमें चेंज आएगा तो ये 8% से बढ़ेगा ना, यस सर, तो 8% से बढ़ के कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को नहीं बढ़ाएंगे, अरे यार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो आप ईयर एंड पे जाके ही डिटरमिन कर रहे हो कितना लग गया और आगे कितना लगेगा, तो इस वाली वैल्यूज में ऑलरेडी एस्केलेशन का इफेक्ट आ गया, तो इसमें 8% नहीं करने का। बच्चा कहता है सर इसमें भी 8% ऐड करो, नहीं, ये तो आप ईयर एंड पे जाके देख रहे हो कितना खर्चा लग गया और आगे भी कितना लगेगा, वो भी तो एस्केलेशन को लेके ही है, तो इनमें नहीं ऐड करने का कॉस्ट में। हाँ, रेवेन्यू में इसलिए करना है क्योंकि रेवेन्यू तो फर्स्ट डे का है ना, फर्स्ट डे कितने में ठेका किया था, तो एंड पे जाके हमने बोला अच्छा 8% से बढ़ा देंगे, तो 8% बढ़ा के इतना हो गया टोटल में। तो हम इस साल कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे सर, टोटल का 55%, क्योंकि इतना परसेंट काम हुआ है, तो इतना रेवेन्यू इस साल आएगा, इतना रेवेन्यू इस साल आएगा। तो हमसे पूछा था कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बता दो कितना रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा कितना प्रॉफिट लॉस आपका बनता है इस साल का और प्रोविजन फॉर लॉस। तो अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज़्यादा है, यस सर ज़्यादा है, यहाँ वही पैरा 35 की प्रोविजन लग जाती है। तो आपके पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट आपके पास वो, तो आपका टोटल लॉस बन गया। इसमें से कितना लॉस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, देखो ना, इस साल कितना रेवेन्यू जा रहा है, इतना, इस साल कितना खर्चा लगा है, इतना, तो ये इस साल का डिफरेंस लॉस है। तो इतना लॉस तो आपका आ ही रहा था, जैसे पिछले क्वेश्चन में वो 11 बन रहा था, इतना खर्चा माइनस इतना रेवेन्यू, इतना लॉस तो बन ही रहा है, तो इतना तो आ ही रहा है। बाकी क्या आप क्या बना देंगे, प्रोविजन बना देंगे 315 की। एक तरीका बताऊं, आसान तरीका, आप ना एक्चुअली में जो टोटल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट या लॉस में जब भी जाते हैं, आपका जो ये वैल्यू करंट ईयर की निकल के आती है ना, ये एक्चुअली पता है कितनी है, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस के ऊपर आप परसेंटेज लगा दो, तो ये वैल्यू ना 700 का आपका टोटल लॉस है, उसका 55% तो आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड हो ही रहा है बेटा, आप समझो, क्योंकि आप 55% काम कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट है टोटल लॉस का 55% तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, जैसे ही दो वैल्यूज डालोगे पीएल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा प्रॉफिट लॉस। हाँ, लॉस के केस में बस हमें कह रहा है कि आप जो आगे का 45% बाकी लॉस है उसकी भी प्रोविजन बना सकते हो, 100% लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि 100% लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। यही पैरा 35 है, यही पैरा 35 बोलता है। ये क्वेश्चन कराने का कारण कुछ चीज़ों की वजह से, सबसे पहले आपको ये बताना, अगर कॉस्ट टिल डेट डायरेक्टली नहीं देता है तो वो हमें क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड दे रहा होगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो करके कॉस्ट टिल डेट आ जाएगी। वैसे टेक्निकली वर्क सर्टिफाइड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, सिंस क्वेश्चन हमारे पास आईसीआई लेके चलते हैं तो हम इसलिए इसको ये मान के चलते हैं, ये कॉस्ट के एंगल से। इसमें ये था तो माइनस कर दिया, एस्केलेशन कॉस्ट की नहीं आएगी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें इफेक्ट हो चुके हैं। हाँ, रेवेन्यू में आते हैं क्योंकि वो फर्स्ट डे के एंगल से दिया होता है, ठीक है ना। बाकी आपका पैरा 35 लगा, वो पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये एक्चुअली में होता है कितने की हमने जो बिलिंग रेज करी थी उसमें से कितने के पैसे आ गए वर्सेस कितने के पैसे नहीं आए, तो ये मेरा अगले क्वेश्चन में आएगा, वहां समझा दूंगा जहाँ पे इसका पूछेगा। रेवेन्यू के लिए प्रॉफिट लॉस के लिए इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हुई, यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हुई, यस सर, ये वाली बात हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि इस क्वेश्चन में वो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव टू बी रिसीव वगैरह का रिलेवेंस आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बेटा आपके पास में अगेन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पेपर में आया हुआ 5 नंबर का 2 बार, ठीक है ना, तो 2 बार आया हुआ है वाला क्वेश्चन। सरिता कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऑब्टेन करा कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के लिए, फॉलोइंग डिटेल्स दे रहा है आपको 31 मार्च 20 की, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया, टोटल वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड अलग से नहीं देगा, तो यही कॉस्ट टिल डेट है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो अलग से नहीं दे रहा, तो यही दोनों को ऐड करके कॉस्ट टिल डेट है। एस्टिमेटेड कितना और खर्चा लगना है, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, इनका मतलब है यहाँ पे और डिटेल में आपको समझा दूंगा। कह रहे AS7 के हिसाब से कुछ चीज़ बताओ, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस बता दो। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बेटा आपको अपने पास में क्या चाहिए,
आपको परसेंटेज या पैरा 35 लग रहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप देखोगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 12,000, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है सर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट टिल डेट आ जाएगी। देखो ना कॉस्ट टिल डेट मेरे पास कितनी आ रही है, कॉस्ट टिल डेट आ रही है बेटा 7500, एडिशनल कितनी लग रही है 8750, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7500 प्लस 8750 16250। तो क्या पैरा 35 लग रहा है, ये पैरा 35 लग रहा है, क्योंकि मेरी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो मेरा टोटल लॉस बन जाएगा। यहाँ रेवेन्यू वो परसेंटेज वाला हुआ ही नहीं, तो मेरा इतना टोटल में लॉस बन जाएगा जो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। इसमें से कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा होगा, कुछ की प्रोविजन ना होगा, तो टोटल लॉस मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा पैरा 35 के हिसाब से। टोटल रेवेन्यू कॉस्ट माइनस टोटल वो, तो पैरा 35 लग गया। तो वही होता है, इट इज़ प्रोबेबल कि टोटल कॉस्ट एक्सीड करेगी टोटल रेवेन्यू से, तो एक्सपेक्टेड लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें बता सकते हैं हम कितना ऑलरेडी हो रहा है, कितने की प्रोविजन आ रहे हो, 2 सेगमेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा अगला बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट WIP। कॉन्ट्रैक्ट WIP सिंपल मीनिंग कॉस्ट टिल डेट। भाई जितना खर्चा कर दिया आपने अब तक वो WIP तो एक प्रकार से जो कर चुके हो, वो क्या वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड दोनों को ऐड किया, वो आ गया कॉस्ट टिल डेट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। अगला पूछ रहा है कितना इस साल का रेवेन्यू होगा। हाँ इसके लिए परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो हमारा कितना आपके पास में 7500 खर्चा लग चुका है, 8750 और लगना है, तो मतलब टोटल में 16250 लगना है। तो परसेंटेज निकालो, 7500 डिवाइड बाय 16250 इंटू 100, इतना परसेंट काम हो गया है। टोटल रेवेन्यू कितना था सर 12,000 लाख, तो 12,000 लाख के ऊपर इतना परसेंट लगाओगे तो इतना रेवेन्यू इस साल का बनता है, इतना रेवेन्यू इस साल का बनता है। ठीक है ना, इतना रेवेन्यू इस साल का बनता है। क्या बात क्लियर हुई। हाँ इसी में अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप वो जो प्रोविजन फॉर लॉस वाला अगर आप दिखाना चाहते हो ना तो वो दिखा सकते थे। जैसे टोटल लॉस कितना बनता है, टोटल लॉस बन रहा था बेटा हमारा 16,250 टोटल खर्चा था जो हमने फर्स्ट केस में दिखाया था, माइनस 12,000, तो 4,250 टोटल है, माइनस लॉस आपका ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना हो चुका है, मतलब जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा वो तो हो ही रहा है क्योंकि आप इतना इतना रेवेन्यू और वो दिखा रहे हो। तो वो बताए कितना हो रहा है, आपका खर्चा कितना लग चुका है इस साल के एंड तक 7500, माइनस आप रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर रहे हो इस साल में 5538, जो अभी 0.3 में निकाला, जो अभी 0.3 में निकाला 1962। तो बाकी क्या प्रोविजन बना रहे हो, ये पार्ट दिखाना है दिखा सकते हो, नहीं दिखाना मत दिखाओ। 2288 2288 ठीक है ना। ठीक है ना, ये आ गया। आप चेक करोगे तो वही चीज़ है कि टोटल लॉस का क्योंकि इतने परसेंट काम हुआ है तो इतना तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो ही रहा है ना भाई, इसने कि हम प्रोविजन बना के टोटल लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन आपको इकट्ठे मैंने इस चीज़ के करा दिया। अच्छा अगली जो चीज़ है ना वो हमारे पास एक और है जो क्वेश्चन पूछ लेता है, दैट इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लिक टू कस्टमर। नो इसको निकालने का एक तरीका दिया है हमारे पास में, ये क्या होता है बेटा, इसका हमें फॉर्मूला दिया गया स्टैंडर्ड के द्वारा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लिक टू कस्टमर का, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कितना खर्चा कर चुके हो प्लस कितना प्रॉफिट आप अपने पास में रिकॉग्नाइज है, या प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो। ये बंदे टोटल में एक तरीके से मैं अगर सरल भाषा में बोलूं कितने की बिलिंग होनी चाहिए, कितने की बिलिंग होनी चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ठीक है ना, माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस कर देंगे इसमें से जितने की बिलिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो रेस, जितने का आप इनवॉइस रेस का, वो कैसे पता चलता है, वो होता है इन दोनों को ऐड करके। ये क्या वैल्यूज है बेटा, ये है प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड का सरल मतलब होता है मैंने जितने के पार्टी में, बिकॉज काम चलते जा रहा है हौले हौले करके, तो वो थोड़ी थोड़ी बिल भी तो रेस करता रहूंगा ना, तो जितने के मैंने बिल रेस कर दिए उसमें से कितने के पैसे आ चुके, ये पैसे कितने आ गए और ये पैसे कितने अभी नहीं आए जिसके बिल तो रेस कर दिए, इसे हम एक और शब्द बोलते हैं सेकंड वाले को रिटेंशन। जितने बिल तो रेज कर दिए और नहीं आए, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7,000 को पता है हम क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं प्रोग्रेस बिलिंग। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब होता है हमने अब तक कितने की बिलिंग रेज कर, प्रोग्रेस का मतलब चल रहा है ना काम, उस दौरान में कितने के बिल रेज कर दिए, क्योंकि टोटल बिल रेज करे 7,000 के, उसमें से 5500 पेमेंट आ गई, 1500 भी नहीं आई, वो रिटेंशन है वो भी रोकी हुई है। तो हम क्या बोल रहे हैं, टोटल कितने के बिल रेज करने चाहिए थे, वो आती है ये वैल्यू, माइनस कितने की बिल आपके पास में रेस कर चुके हो। तो वैल्यूज डाल दो, 7500 खर्चा लग गया था, प्रॉफिट नहीं था, लॉस था तो माइनस हो गया, माइनस 5500 प्लस 1500, तो ये वैल्यू बन के आती है माइनस में, तो -3750 विल रिफ्लेक्ट
अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, ड्यू टू है तो उसे बोलते हैं लायबिलिटी साइड पे दिखाना, ड्यू फ्रॉम है कि हमने लेना है, ड्यू टू हमने एक्सेस बिलिंग अपने पास रेज कर चुके हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है। देखो इसके एंट्रीज वगैरह से भी ना मैं रेगुलर बैच में समझाता हूँ, जरूरत नहीं होती, हमसे पूछता यही है। मैं एंट्रीज वगैरह यहाँ पे नहीं आपसे बात करूंगा, बट आपको ये बस एक चीज के लिए याद रखना है, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया टर्म्स का, ये अपने पास फॉर्मूला एक बार के लिए याद रख लें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेज माइनस प्रोग्रेस बिलिंग। और बिलिंग कैसे है, पेमेंट रिसीव्ड प्लस टू बी रिसीव्ड। वो करेंगे, अगर प्लस आया तो वो होता है ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब बिलिंग कम की रेज की हमने ले देना, ड्यू फ्रॉम हो जाता है, माइनस है तो ड्यू टू कस्टमर है, फ्रॉम है तो आपका एसेट साइड पे आएगा, ड्यू टू है तो लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर में, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसी के बेस पे ना अगर मैं आपसे बात करूँ ना, हमारे जो स्टैंडर्ड के ना डिस्क्लोजर्स भी है वो इसी बेस से निकल के आते हैं, जो स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स है कुछ कि हमें क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, वो यही आ रहे वर्ड्स। कितना रेवेन्यू आपने इस साल में रिकॉर्ड किया, तो अगर क्वेश्चन आपको बोलते 5-6 आइटम्स उसमें देता, बोलता आप डिस्क्लोजर दो, तो रेवेन्यू बताओगे कितना रेवेन्यू, 5538 करके जैसे आता। मेथड आपने कौन सा यूज किया, मेथड यूज टू डिटरमिन स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो हम कौन सा यूज करते हैं, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट वाला, कॉस्ट टिल्डेड डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट करके, ठीक है ना। फिर और चीजें बतानी है, एग्रीगेट कॉस्ट कितनी इंकर हुई, तुम्हारे क्वेश्चन में था ना एग्रीगेट कॉस्ट कितनी थी, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड करके। प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड किया, तो लॉस आया था हमारे जैसे इसमें। एडवांस कितना मिल चुका है, अगर एडवांस मिला है। रिटेंशन जो भी था, प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड वो रिटेंशन होता है। प्रोग्रेस बिलिंग, पेमेंट रिसीव्ड प्लस टू बी रिसीव्ड वो आ गया। और ये भी बताना पड़ता है कितना अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर है जो एसेट है, कितना अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है वो लायबिलिटी है, तो दोनों में से एक आ जाएगा, वो आपको लास्ट में फॉर्म में बता दें। तो यही आपका वो जो क्वेश्चन कराया ना, उसी से अगर बनता है बाई चांस डिस्क्लोजर का, तो वो चीज़ बतानी है। अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिर्फ डिस्क्लोजर, वो थ्योरी क्वेश्चन है, आता नहीं है, बट अगर कभी आया तो आप बता पाएंगे, इसलिए मैंने बता दिया। जल्दी हमारे स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर डिस्कस नहीं करते यहाँ, इसलिए कर लिए क्योंकि ये सारे आपके वही है जो हमने सीखे हैं, समझ रहे हो टर्म्स वगैरह। तो मैंने रिटेंशन क्या होता है, प्रोग्रेस बिलिंग क्या होता है, सारे शब्द आपको समझा दिए, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा हमारे पास कुछ छोटे छोटे पॉइंट बचे, उसके बाद में हमारा स्टैंडर्ड जो है ये वाला बस फिनिशिंग फेज में, ये ज्यादा नहीं बचा। एक हमारे पास पॉइंट आता है, आउटकम ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। नो व्हाट डज दैट मीन, हमने कहा था नॉर्मली हमेशा ये लेके चलते हैं भाई काम पूरा हो जाएगा तो आप अपने पास डिग्री ऑफ कंप्लीशन करके ऐसे करके निकालिए, पर कहता है अगर आप आउटकम को एस्टिमेट नहीं कर सकते, रेयर केस है, मतलब छोटा सा कुछ पॉइंट भी है, आउटकम को एस्टिमेट नहीं करते, मतलब हमें नहीं पता नहीं काम होगा नहीं होगा, कल को कोई लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह की वजह से शायद काम रुक जाए, कुछ हो जाए, शायद काम नहीं कंप्लीट हो पाएगा, हम आउटकम को एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो क्या बोलता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कहता है खर्चा तो तुम अपना जो भी है वो रिकॉर्ड कर लो एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड जब हुआ, मतलब खर्चा जो भी है जितना हुआ ना करंट ईयर में बचा हुआ एक्सपेंस तो डाल दो, बट जब रेवेन्यू की बात आएगी ना, जब रेवेन्यू की बात आएगी तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ओनली उतना ही करो टू द एक्सटेंट ऑफ खर्चा जितने की रिकवरी प्रोबेबल है। कहते हैं रेवेन्यू उतना ही दिखाना जितना तुमने खर्चा कर दिया, उसमें से भी जो पार्टी पैसे दे देगी, मतलब प्रॉफिट रिकॉर्ड करना तो भूल ही जाओ, प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की बात ही नहीं है, खर्चा एक्चुअल में जितना हुआ सारा रिकॉर्ड कर दो, पर रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड करो जितने खर्चे की आपको लगता है रिकवरी प्रोबेबल है, जितने खर्चे की रिकवरी प्रोबेबल है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको अगर क्वेश्चन कराता हूं बेटा, आप देखेंगे स्टडी मैट में एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। पीक्यू एंड एसोसिएट्स ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करा, डिटेल्स इसकी दे रहे हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, खर्चा कितना कर चुके हो, कितना और करा जाएगा, कितना काम हो गया, तो खुद ही बोल दिया 10%, तो मान लो निकालने की जरूरत नहीं, वो सर्वेयर वगैरह ने बताया तो 10% क्वेश्चन ने दे दिया, ठीक है ना। वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम अगो एंड देयर इज एन अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सपेक्टेड चेंज इन द रेगुलेशन, पता नहीं काम पूरा हो पाएगा कि नहीं। PQ is certain it would be able to recover the cost incurred to it, बट हमें इतना तो पता है कि जो एटलीस्ट हमने इतना काम कर दिया उस पर जितना मेरा खर्चा लग गया ना, उसके पैसे तो मिल ही जाएंगे, उसके पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो खर्चा कितना आएगा, खर्चा तो 3 लाख ही जाएगा पीएल में, रेवेन्यू कितना आएगा, नो रेवेन्यू इज नॉट, प्लीज समझना, क्या बोलो 40 लाख के ऊपर 10% काम हो गया तो मैं 4 लाख ले लूंगा, बस यही नहीं लेना, क्योंकि रेवेन्यू स्कीम में आउटकम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, तो वो कहता है प्रॉफिट भूल जाओ ना। आपका सिंपल सी बात है, जितना खर्चा किया, क्योंकि आप काम तो पूरा नहीं करके दे पाओगे, तो जितना खर्चा किया उसमें से जितने की रिकवरी मिल जाएगी, उसने खुद बोला कि जितना खर्चा किया वो पैसे तो मिल जाएंगे, तो आपका रेवेन्यू भी 3 लाख ही आएगा, तो प्रॉफिट नील हो गया। तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैन बी रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ खर्चा जितना कर चुके हैं एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड है, तो वो आपके पास वैल्यूज आ गई। हाँ, कल को जाके अनसर्टेनिटी हट जाएगी तो आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड वगैरह से करके निकाल लोगे, ठीक है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हेन द अनसर्टेनिटीज जो थी वो अगर कल को सीज चेक वो हट जाती है, तो आप अपना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को फिर वही परसेंटेज कंप्लीशन मेथड जो अब तक सीखा है उससे कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
अच्छा जी, देन हमारे पास बेटा एक दो चीज़ें और है पॉइंट समझने वाले। ये जनरल पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल एसेट नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मान लीजिए हमने ठेकेदार को एक काम दिया हुआ है और उसको बाद में बोला अच्छा तुम्हें एक और एसेट बनाना है, तो वो कहता है ये एक सेपरेट माना जाएगा, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो एडिशनल एसेट बनाने का दिया। अगर एसेट डिफर सिग्निफिकेंटली इन डिजाइन टेक्नोलॉजी फंक्शन, मतलब जो पहले दिया था उसके विपरीत है दूसरा एसेट, बिल्डिंग बनाने को दिया बोला डैम बनाओ, मतलब अलग दिया है, काम अलग ही दिया बिल्कुल, ठीक है ना, उसका लेना देना नहीं है। या फिर प्राइस जो है एसेट का वो नेगोशिएट किया गया विदाउट रिगार्ड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमने जब नेगोशिएशन करी ना उसमें पिछले वाले का नहीं बोला अच्छा यार तूने पिछले वाला भी काम किया था उसमें तो देख तूने थोड़ा सा डिस्काउंट मेरे को बनता है ना अगले वाले के लिए, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। वो अपना इंडिपेंडेंटली नेगोशिएशन हुई है उसकी, इंडिपेंडेंटली नेगोशिएशन, उसका उससे कोई लेना देना, तो वो अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, पहले वाला अलग अगले वाला अलग, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट हमारा और है जिसको लेके क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मैं पॉइंट समझाने भी जा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, दैट इज कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। एक ठेकेदार पार्टी के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ के बैठा हुआ है, उस केस के अंदर में सवाल ये उठता है कि वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इकट्ठे में देखेगा और एक ही कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल बना के सबका रेवेन्यू इकट्ठे, सबका खर्चा इकट्ठे, या सबके अलग अलग बनाएगा। तो अगर वो सबके इकट्ठे बनाएगा उसे बोलते हैं कंबाइन करना, अगर सबके अलग अलग बनाएगा उसे बोलते हैं सेगमेंट, मतलब तोड़ तोड़ के सबके अलग अलग देखेगा। तो उसकी कुछ कंडीशंस दी गई है, कब कब सेपरेट लिया जाएगा, कब कब कंबाइन होगा। तो कहते हैं सेपरेट कब माना जाएगा, कहता है अगर सेपरेट प्रपोजल दिए गए थे, मतलब सबके लिए प्रपोजल अलग अलग सबमिट किया गया था, नेगोशिएशन सेपरेटली कैरी आउट हुई थी, एंड कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट पार्ट ऑफ इट, मतलब नेगोशिएशन मतलब सबकी जो बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, वो अलग अलग तरीके से हो रही है, सेपरेटली नेगोशिएशन हो रही है, और कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर किसी भी पार्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है। और कॉस्ट रेवेन्यू भी हर एसेट का सेपरेटली आइडेंटिफाइड है, मतलब सबके खर्चे और सबका टोटल रेवेन्यू सबका अलग अलग पता है। अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, सेपरेट प्रपोजल सेपरेट नेगोशिएशन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही वाला आता है, सेपरेट प्रपोजल सेपरेट नेगोशिएशन एंड कॉस्ट रेवेन्यू सेपरेटली आइडेंटिफाइड है। अच्छा, कंबाइन कब करना है, कंबाइन कब करना है, कहते हैं कंबाइन मतलब इकट्ठे में एक कब देखना है, कहता है तब जब उन्हें एक सिंगल पैकेज के तौर पे नेगोशिएट किया गया, मतलब एक ही पैकेज में अच्छा जी पूरे का इतना पैसा है, ठीक है, क्लोजली इंटर रिलेटेड है, आपस में एक से साथ जुड़े हुए हैं, एंड दे विल बी परफॉर्म कंकरेंटली दैट इज इन सीक्वेंस, मतलब वो एक के बाद एक बनेगा, पहले एक बनेगा फिर अगला, वो इंटर रिलेटेड और एक के बाद एक बनेगा, तो वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नेगोशिएशन सिंगल पैकेज, इंटर रिलेटेड आपस में, और एक के बाद एक बनेगा इन सीक्वेंस, तो वो कंबाइनिंग है। हमारा क्वेश्चन बेटा मोस्ट ऑफ द केस में बताने जा रहा हूँ सेपरेट का आपके पास आता है। ये देखो आरटीपी में 25 का ही क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर थ्योरी का अगर बनता है क्वेश्चन इसका, तो वो कहता है एपी लिमिटेड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर के लिमिटेड। एपी लिमिटेड ने सबमिट करे सेपरेट प्रपोजल तीनों यूनिट्स के ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तीनों के सेपरेट प्रपोजल सबमिट करे, सिंगल एग्रीमेंट तो बना दिया दोनों पार्टी ने, एग्रीमेंट एक है चाहे, एग्रीमेंट ने ले डाउन करी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द 3 यूनिट, तीनों की अलग अलग वैल्यूज डाली गई है, और कंप्लीशन टाइम भी हर का अलग अलग डाला गया है। बताओ ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि 3 सेपरेट होंगे, एक है कंबाइन करा जा रहा है क्या अलग अलग, सर अलग अलग है। कंडीशन लिखनी है कि कब सेपरेट माना जाता है, अगर सेपरेट प्रपोजल्स है, सेपरेट नेगोशिएशन है, कॉस्ट रेवेन्यू सेपरेटली पता है, तो इस केस में आपके पास कंस्ट्रक्शन को सेपरेट ही माना जाएगा, क्योंकि कंडीशन वो पूरी हो रही है, तो सेपरेट वाला भाई सेपरेट ही प्रपोजल है, सेपरेट आपका कॉस्ट रेवेन्यू है, सेपरेटली नेगोशिएशन की बात हो रही है, तो इस वजह से वो अलग अलग माने जाएंगे, तीनों कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, तीनों का अलग से वो अपने पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अलग अलग निकाल रहा होगा, ठीक है ना बात। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, एक हमारा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन किसके हैं आपके फिक्स प्राइस के हमेशा होते हैं, कॉस्ट प्लस क्या होता है, वो डायरेक्टली उसमें होता है जितना खर्चा लग गया, एक्चुअल जितना खर्चा लग गया प्लस प्रॉफिट ऐड कर देना। अब जो प्रॉफिट है ना वो परसेंटेज में हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है ना, इसके लेके मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, देखो मेरे साथ। अब कॉस्ट में प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें क्या है, मान लो 2 केस ही लेता हूँ, अगर मेरा कॉस्ट मतलब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट, लेट से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है जितना खर्चा लगेगा प्लस 10% प्रॉफिट, तो खर्चा लगा 50 लाख तो प्रॉफिट 5 लाख ऐड हो जाएगा, 55 हो गया, खर्चा लगा 60 लाख तो प्रॉफिट 6 लाख ऐड हो जाएगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें ना पैरा 35 वाला भी नहीं लग पाता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, इसमें तो खर्चे में ही प्रॉफिट ऐड करके फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकल रहा है,
तो इसमें पैरा 35 वैसे बन ही नहीं पाता, वो फिक्स प्राइस में ही बनता है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका एक तरीका है। एक और होता है कॉस्ट प्लस फिक्स फी। इसमें क्या होता है, मान लो कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट प्लस 5 लाख, अब खर्चा जितना मर्जी लगे, हम तुम्हारे प्रॉफिट के नाम का 5 लाख ऐड करेंगे, 50 लगा तो भी 5, 60 लगा तो भी 5। तो ये एक तरीका है। अभी तो वहां पे वर्ड क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, फिक्स फी भी हो सकता है। इसमें एक और होता है स्पेशल, जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है और उसमें हमने कैपिंग रख दी। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट है कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, बट हमने कैपिंग डाल दी कि इतने से ज्यादा कॉस्ट एक्सीड नहीं करेगी, इतने से ज्यादा कॉस्ट एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है ना। तो मान लो अगर 50 लाख है तो 10% प्रॉफिट ऐड करके आपके पास में 55 लाख आ गया। पर अगर खर्चा 60 लाख लगा, खर्चा 60 लाख लगा, तो हम अपने पास क्या बोलेंगे, जब हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालेंगे ना तो 58 में 10% ऐड करेंगे, 58 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इससे ज्यादा खर्चा हम नहीं माने, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट बट कॉस्ट नॉट टू एक्सीड 58। भाई ऐसे तो नहीं, तो ठेकेदार तो खर्चा ही करता रहेगा ना अननेसेसरी का, जानबूझ के कैपिंग डाल दी कि इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो फिर हम 58 प्लस 5.8 करके इतना आएगा। अब इस केस में अगर मैं बोलूं आपसे ठेकेदार को रियल महीने में प्रॉफिट कितना हुआ, विल यू से 5.8? द आंसर इज नो, क्योंकि उसका 2 लाख का ऐसा खर्चा भी है जो कि आपके पास में उसमें कवर ही नहीं हो पा रहा था। क्योंकि अगर आप समझो तो 63.8 उसे रेवेन्यू आएगा, खर्चा तो उसका 60 लगा ना, तो उसको प्रॉफिट तो 3.8 का है ना, उसको प्रॉफिट तो 3.8 का है। हाँ, इस वाले केस में आपके पास में आप पैरा 35 वाली बात लग सकते हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर बहुत ज़्यादा चले जाता है तो पैरा 35 वाली। वैसे नॉर्मली बोलूँ तो इस वाले में पैरा 35 वाला रोल नहीं आता, क्योंकि वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना। तो ये मैंने को आपको समझाना था, क्वेश्चन नहीं आता बट पता होना चाहिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो मेरे को वो भी आपको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी समझा दिया। अच्छा, अब मैं बेटा आपको लास्ट में ना एक बार के लिए 2 पेजर मैंने आपके लिए चार्ट भी बनाया, जिसमें एक बार और फटाफट से क्विक रिवीजन करा के खत्म कर देता हूँ सेशन को। AS7 अकाउंटिंग किसकी बुक्स में बताता है, कॉन्ट्रैक्टर की। मीनिंग क्या था, जो स्पेसिफिकली नेगोशिएट किया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ एक एसेट के लिए या कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एसेट्स, ठीक है ना। इसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, जो हमने बोला था, आर्किटेक्ट और डिस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन भी आते हैं। थोड़ा थोड़ा और रिकॉलिंग हो जाएगी फटाफट से। टाइप्स कौन कौन से है, फिक्स प्राइस है, कॉस्ट प्लस है। फिक्स प्राइस में क्या होता है, आपके पास फिक्स प्राइस है जिसमें मे बी विद और विदाउट एस्केलेशन क्लॉज। कॉस्ट प्लस में क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज है ऑफ कॉस्ट या फिक्स फी। रेवेन्यू में क्या क्या आता है, सारी चीजें आ जाती है, इसमें पेनल्टी माइनस होती है बेटा, ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें ऐड हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें मटेरियल का खर्चा आता है नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेबर का खर्चा इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग लेना है, पेमेंट में आउटस्टैंडिंग ऐड करके लेना अगर है, डेप्रिसिएशन, हायर चार्जेस वगैरह सब खर्चे लेने हैं। एलोकेटेड भी आते हैं, लाइक सुपरवाइजर सैलरी जो एलोकेटेड है हमारा। स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिकली जो कस्टमर से चार्जेबल है, जिसकी रिइंबर्समेंट हो जाएगी, तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इस तरीके से दिखा दिया। कंबाइनिंग सेगमेंटिंग की कंडीशन, कंबाइनिंग सेपरेट कब करना है, जब ये कंडीशन पूरी हो रही है, सेपरेट प्रपोजल, सेपरेट नेगोशिएशन, अलग अलग से कॉस्ट रेवेन्यू पता है। कंबाइन कब करना है, जब ये 3 कंडीशन पूरी हो रही है, सिंगल पैकेज के तौर पे नेगोशिएट किया गया, इंटर रिलेटेड है, परफॉर्म कंकरेंटली होंगे एक के बाद एक, तो ये लास्ट में जो सिखाया था। फिर आता है रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अगर आउटकम को एस्टिमेट कर सकते हो, अगर कर सकते हो, जो कैसे पता चलेगा, बेनिफिट आएगा, कॉस्ट रेवेन्यू पता है, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का है, जिसमें 3 मेथड दिए गए थे, पहले वाला ही हमेशा लग रहा होता है, कॉस्ट टिल्डेड डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इन 200, ठीक है ना। सर्वे ऑफ वर्क भी है, कंप्लीशन फिजिकल प्रोपोर्शन भी, जिसमें टाइल का एग्जांपल लिया था। कैसे निकालते हो, टोटल रेवेन्यू इंटू कितना परसेंट काम हुआ माइनस टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट टिल डेट आ गया माइनस करके, जितना पिछले साल हो गया माइनस कर देंगे तो करंट ईयर का आ जाएगा, ठीक है जी। अगर कॉस्ट टिल डेट डायरेक्टली गिवन नहीं है, मैंने लिख भी दिया, तो उस केस में वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क टू बी सर्टिफाइड हो जाएगा। ये हमारा ICI लेके चलता है, समझे, सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन में आया भी था, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमारा आउटकम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड लाइवली है, तो एक पॉइंट सिखाया था ना अभी क्वेश्चन में, जिसमें 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था, 10% काम होता, फिर भी 4 लाख नहीं लिया था। हमने बोला था अगर आउटकम नहीं एस्टिमेट कर सकते तो रेवेन्यू कितना लेंगे, जितना खर्चा कर दिया उसमें से जितने की रिकवरी आ जाएगी। हाँ, और खर्चा तो जितना हुआ है वही सारा ले लेंगे, कॉस्ट जितना खर्चा हुआ है वो ले लेंगे, पर रेवेन्यू उतना लेंगे जितना खर्चे की रिकवरी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट की बात नहीं आती, ठीक है ना। फिर आता है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेज, कब, पैरा 35, अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। तो प्रोविजन बनाई जाएगी कितने की, टोटल लॉस माइनस लॉस कितना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया, ये लॉस होगा रिकॉर्ड, चाहे काम शुरू हुआ चाहे नहीं हुआ, चाहे किसी और कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट क्यों ना हो, चाहे आपका पास में जितना मर्जी % काम हुआ है। और ये आ गए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको समझाए थे अभी।
ठीक है ना, जिसमें हमारा वो लास्ट वाला पॉइंट भी क्वेश्चन में सॉल्व करने को भी आ जाता है। क्या कहते हैं, रेवेन्यू कितना है, मेथड क्या है, कॉस्ट प्रॉफिट रिटेंशन, रिटेंशन मतलब कितने की बिल रेज कर दिए, पैसे नहीं है, प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, प्रोग्रेस बिलिंग क्या था, जितने की बिल रेज कर दिए, पेमेंट रिसीव्ड प्लस टू बी रिसीव्ड, ठीक है ना। और एक था अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लिक टू कस्टमर, जो डायरेक्टली पूछ लेता है, वो कैसे बताया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन में था, माइनस प्रोग्रेस बिलिंग, माइनस प्रोग्रेस बिलिंग। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश करी कि आपके साथ स्टैंडर्ड के एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी पार्ट आपके साथ डिस्कस किया, लॉजिक के साथ भी कोशिश करी, और लास्ट में आपका समरी भी आप लोगों को एक बार के लिए दिखा दी, जिससे आप लोगों के पास और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। यस, हमें ना यार 1-1.25 घंटे के अंदर में पूरा AS7 हमारा हो गया, पूरा AS7 हो गया। अगर आपने ढंग से मेरे साथ में सुना है ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपका ये पूरे का पूरा AS आपका अच्छे तरीके से रिवाइज मेरे साथ में हो गया होगा, ठीक है ना। एंड बस साथ में क्या चाहिए होता है, आपको अपने एंड पे भी इन क्वेश्चंस की एक बार अगर हाथ से प्रैक्टिस करके देख रहे थे ना, कुछ क्वेश्चन की खासकर जो स्टार्टिंग में कराए थे, 3 सालों का वगैरह बन रहा था, वो क्वेश्चन हाथ से करके देख लेते हो कि गलती तो नहीं कर रहे मैथमेटिकली, ठीक है ना, तो उन आपके पास अच्छा रहता है। या जो लास्ट में कराया था, 2 बार पेपर में आया था, अमाउंट ड्यू फ्रॉम टू कस्टमर, ऐसे क्वेश्चंस को हाथ से करके देखो, ठीक है ना, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। तो विद दिस AS7 बेटा आपका कंप्लीट होता है हमारे पास में, बहुत ही बढ़िया लगा, मजा आया बेटा, यस सर। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ आगे, बाय बाय बेटा, बाय बाय।